अभी जो आप लोगों ने वीडियो देखा है इसको थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 12th ऑफ सितंबर 2022। तो गाइस आज है तारीख 12 सितंबर 2022 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम। देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे आप लोग उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और साथ ही साथ में डेली बेसिस पर आपको बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है। सख्या सागर को तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2020 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा है, मतलब इसको तो आराम से सॉल्व कर ही लोगे। क्वेश्चन क्या बोलता है, एक टर्म है जिसका नाम है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। इसको हम लोग WTI के नाम से भी जानते हैं। ये कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलता है। आखिरकार ये टर्म किस चीज़ को रेफर करता है? ऑप्शन ए क्रूड ऑयल, ऑप्शन बी बुलियन, ऑप्शन सी रेयर अर्थ एलिमेंट्स या फिर ऑप्शन डी यूरेनियम। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले आर्टिकल की तरफ। जो आप लोगों ने स्टार्टिंग में वीडियो देखा है ना, उस वीडियो को जो हमारे रेलवे मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव साहब, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। वहीं से मैंने डायरेक्टली आपको वीडियो दिखाया था। तो वीडियो किस चीज़ का है? वंदे भारत एक्सप्रेस का आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो अभी रिसेंटली यहाँ पर इसका ट्रायल किया जाता है और इस ट्रेन ने जो बुलेट ट्रेन का रिकॉर्ड है उसको तोड़ दिया है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसको लेकर न्यूज़ कवरेज हुआ है। जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि न्यू वंदे भारत ब्रेक्स बुलेट ट्रेन रिकॉर्ड एट 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड इन 52 सेकेंड्स। 52 सेकेंड के अंदर, 52 सेकेंड्स के अंदर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को यहाँ पर कैच किया है इस वंदे भारत एक्सप्रेस ने, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट स्पीड है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इसकी चर्चा हो रही थी। मतलब पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपने देखा होगा इस चीज़ को लेकर ये वीडियोज़ जो हैं पूरी तरह से ट्रेंड कर रहे थे। अब यहाँ पर आप लोग एक और मतलब जो क्वेश्चन है वो पूछना चाहते होंगे कि बुलेट ट्रेन का रिकॉर्ड तोड़ा है तो बुलेट ट्रेन का क्या रिकॉर्ड है? वैसे जब आप लोग गूगल पर देखोगे ना तो बहुत सारी जगह पर मेंशन किया जा रहा है कि रिकॉर्ड यही है, लेकिन बुलेट ट्रेन ने 55 सेकंड्स के अंदर इसको रीच किया था। लेकिन यहाँ पर जो ये वंदे भारत एक्सप्रेस है इसने 52 सेकंड्स के अंदर 0 to 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड को कैच किया है। दैट इज़ वाई यहाँ पर बोला जा रहा है कि हाँ, बुलेट ट्रेन का जो रिकॉर्ड है वो इस वंदे भारत एक्सप्रेस ने तोड़ा है। ये बेसिकली यहाँ पर इसका थर्ड ट्रायल था जो कि कहाँ से कहाँ तक कंडक्ट किया गया था। अहमदाबाद से मुंबई तक यहाँ पर इस ट्रायल को कंडक्ट किया गया था, वो भी आर्टिकल के अंदर आपको दिख रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ना यहाँ पर आते हैं अगले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। इस वाले आर्टिकल को आप लोग GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट से रिलेट कर सकते हो। कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका, तो अरुणाचल विलेजर्स फाइट लूजिंग बैटल टू सेव फॉरेस्ट। जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो छोटे छोटे गाँव हैं वहीं पर एक छोटे से गांव की बात की जा रही है जिसका नाम है नायुक मादोंग। तो ये जो नायुक मादोंग गांव, ये जो विलेज आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो BRO है, इस BRO की फुल फॉर्म क्या है? यह है बॉर्डर रूट्स ऑर्गेनाइजेशन। BRO क्या कर रहा है? बहुत सारे फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहा है, जंगल को यहाँ पर काट रहा है, उसको बर्बाद कर रहा है। ऐसा यहाँ पर गाँव के लोगों का, वहाँ के रेसिडेंट्स का कहना है। और इस चीज़ को लेकर उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी किया, एक तरीके से पूरी लड़ाई लड़ी है। लेकिन कहीं ना कहीं उस लड़ाई के अंदर यहाँ पर ये हारते हुए नजर आए हैं। वो सारी बातें यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताई जा रही हैं। यहाँ पे बताया गया कि देखो लगातार आज के टाइम पर डैमेज देखने को मिल रहा है उस पर्टिकुलर एरिया में। ये जो गांव है, अभी मैं इसकी लोकेशन दिखाऊंगा, डोंट वरी। ये गांव आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब ये वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, चलो पहले इसी को देख लेते हैं।
नाउ जब आप लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैप देखोगे ना, तो यहाँ पर ये सारे के सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की देखने को मिलते हैं और यहीं पर आपको ऊपर अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा। ये भी एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। अब अरुणाचल प्रदेश को थोड़ा सा जूम करके देखते हो तो कुछ इस प्रकार से आपको ये मैप नज़र आएगा। अब बात यहाँ पर की जाती है वेस्ट कामेंग वाले एरिया की, तो बेसिकली यहाँ पर इस वाले एरिया की बात की जा रही है। यहीं पर आपको ये नायुकगोंग गाँव देखने को मिलता है, ये विलेज देखने को मिलता है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और ये जो जगह है ना, ये जानी जाती है बुद्धिस्ट स्टाइल वॉर मेमोरियल के लिए, ये भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। तो उसके बाद यहाँ पर देखो, एक तरीके से आपको पता होगा नयुक मदोंग की जब बात होती है तो यहाँ पर एक बैटल ऑफ नयुक मदोंग भी हुआ था, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर जगह की इंपॉर्टेंस के बारे में बात किया है। अब देखो यहाँ पे जो विलेजर्स हैं उनका कहना यह है कि इस पूरे एरिया में कुछ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट से जंगल हैं, सैक्रेड से फॉरेस्ट्स आपको देखने को मिलेंगे लगभग 36 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में। तो उसका 80% जो एरिया है ना, वो यहाँ पर बर्बाद कर दिया गया है, डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। रीज़न क्या है? रोड बनाई जा रही है, वहाँ से रोड बना रहे हैं, डायरेक्ट सेला तक रोड को बनाया जा रहा है। दैट इज़ वाई यहाँ पर इतने सारे पेड़ काटे गए, इस जंगल को यहाँ पर डैमेज किया गया है। जो वैल्यूएबल ट्रीज़ थे यहाँ पर वो डैमेज कर दिए गए हैं। इनफैक्ट यहाँ पर जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, यानी कुछ ऐसे पेड़ पौधे जो कि यूज़ किए जाते हैं दवाइयों के अंदर में, मेडिसिन के पर्पज़ से हम लोग यूज़ करते हैं, उनको यहाँ पे डिस्ट्रक्ट किया गया है इस पूरे कंस्ट्रक्शन के अंदर में। ऐसा यहाँ पे लोगों का कहना है, जो कि वहाँ के लोकल फैमिलीज़ आपको देखने को मिलेंगी। उन्होंने बोला कि हम एक जगह से दूसरे जगह पर भटकते रहे कि भाई ये काम रुक जाए, अलग अलग ऑफिस जाते रहे। बीआरओ की जो बॉडी है ग्रेफ, यानी कि जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स, ये बीआरओ के अंडर में ही आता है। तो इन्होंने यहाँ पर फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया और ये भी नहीं ध्यान दे रहे हैं कि ये जो डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा पूरे लैंडस्केप पर। और इस पूरी चीज़ों के ऊपर ना ध्यान देते हुए लगातार डिस्ट्रक्शन चलता रहा और हम लोग यहाँ पर इन चीज़ों को रोक भी नहीं पाए, हालांकि हमने बहुत कोशिश करी। इस प्रकार से यहाँ पे लोगों का कहना है, जिन्होंने डायरेक्टली द हिंदू को ये सारी बातें यहाँ पर बताई है। देन बताया ये गया कि ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है इससे न केवल नयुक मदोंग, इसके अलावा और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जो कि बुरी तरह से इम्पैक्ट हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर उन एरियाज़ के नाम दिए गए हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हल्फतांगबू, उसके बाद में कुछ इस प्रकार से यांगपू, और भी एरियाज़ आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है इस डिस्ट्रक्शन की वजह से। इनफैक्ट जहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुआ है, ये जो रोड वगैरह बनाई गई हैं, उस एरिया को जो WWF है, यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इन्होंने उस एरिया को एक इम्पॉर्टेंट एरिया डिक्लेयर किया है। वो एरिया एक तरीके से बहुत ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी की कैटेगरी के अंदर आता है। बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स, एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट जो रेड पैंडा आपको देखने को मिलेगा आज के टाइम पर, जो रेड पांडा देखने को मिलेगा, इंडियन रेड पांडा, वो भी उस पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर जिस प्रकार से जंगल का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इससे यहाँ पर जहाँ पर रेड पांडा रहते हैं उनका जो हैबिटेट है वो भी बर्बाद होता हुआ नजर आएगा। और रेड पांडा की जो संख्या है इनकी पहले से बहुत ज़्यादा कम है, इसके ऊपर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आया है। फिर यहाँ पे लोगों का कहना है जो डिस्ट्रक्शन है, ऐसा नहीं है कि अभी स्टार्ट हुआ है, लगभग 1 साल से डिस्ट्रक्शन चल रहा है और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं इसको रुकवाने की, लेकिन यहाँ पर यह रुक नहीं पाया। और ख़ास बात यहाँ पर यह है कि कंप्लेंट वगैरह भी फाइल करी गई है, तो उस कंप्लेंट की यहाँ पर सुनवाई भी नहीं हो पाई है। देन मेंशन किया जाता है कि जब इन्होंने इस पूरे कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया तो इनको एक बार वहाँ के लोकल पीपल के साथ में कांटेक्ट कर लेना चाहिए था, कंसल्टेशन कर लेना चाहिए था, बातचीत कर लेनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। दैट इज़ वाई यहाँ पर इस प्रकार से हेडिंग दी गई है कि जो अरुणाचल प्रदेश विलेजर्स हैं वो इस बैटल को हारते हुए नज़र आ रहे हैं और ये बेसिकली यहाँ पर जंगल को बचा नहीं पाए हैं। बहुत सारा जंगल जो है वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। आई होप आपको यहाँ पर पूरी तरह से ये पिक्चर क्लियर हो चुका होगा क्या एग्जैक्टली हो रहा है। अब इस आर्टिकल में से 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल कर आती हैं प्रीलिम्स के लिए। ये तो आपने पूरा का पूरा करंट इशू पढ़ लिया। वो 2 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं रेड पांडा की, क्योंकि ये आपको न्यूज़ में देखने को मिलेगा। दूसरा हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एग्जैक्टली बीआरओ की, जिसने यहाँ पर इस पूरे के पूरे कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया। देखो बीआरओ मैंने आपको बताया बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है। बस खाली एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, इसका काम क्या है। देखो इसका काम है डेवलपमेंटल काम को करना, प्रोजेक्ट्स को बनाना, डिफेंस वर्क को लेकर काम करना, है ना। जो बेसिकली रोड्स या हाईवेज उनको कंस्ट्रक्ट करने का इसका काम रहता है। लेकिन एक बात जो पूछी जा सकती है वो ये है कि बीआरओ कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। चलो ये आपका काम है, आप ये बताओ कि बीआरओ कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, ठीक है ना। बहुत आराम से बता पाओगे कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में देखने को मिलेगा। नीचे कमेंट सेक्शन में सभी लोग को यहाँ पर इसका आंसर देना है। दूसरा यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं रेड पांडा के बारे में। तो रेड पांडा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग ये आज से
एक डेढ़ महीने पहले जुलाई में भी न्यूज़ में था, फिर उससे पहले फरवरी में भी न्यूज़ में था, तो ये तीसरी बार न्यूज़ में आ चुका है। जब हम लोग बात करते हैं रेड पांडा की, तो आपको रेड पांडा की दो अलग अलग प्रजातियां देखने को मिलती हैं, और वो कौन कौन सी हैं? एक है जाइंट पांडा और दूसरा है रेड पांडा। अब जो ये रेड पांडा है, ये बेसिकली सिक्किम का स्टेट एनिमल भी आपको देखने को मिलेगा। फिर मेंशन किया जाता है कि इंडिया के अंदर आपको दोनों ही प्रजातियां देखने को मिलती हैं। और रेड पांडा की जब हम लोग बात करते हैं तो रेड पांडा के भी अलग अलग दो सब प्रजातियां हैं, यानी रेड पांडा की भी दो प्रजातियां देखने को मिलती हैं। एक है हिमालयन रेड पांडा और दूसरा है चाइनीज़ रेड पांडा। हिमालयन रेड पांडा का साइंटिफिक नेम है एलोरस वोल्गेंस और चाइनीज़ रेड पांडा का साइंटिफिक नेम है एलोरस स्टाइनी। अब यहाँ पे आप देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश हो गया प्लस इंडिया के अंदर ही अरुणाचल प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश के जो फॉरेस्ट हैं प्लस इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, इन सभी एरियाज़ में, इनफैक्ट म्यांमार के नॉर्दर्न माउंटेन्स वाले एरियाज़ आपको देखने को मिलेंगे, चाइना का सदर्न रीजन देखने को मिलेगा। ये जितनी भी जगह के नाम मैंने आपको बताए हैं, ये सारी जगह वो जगह हैं जहाँ पर ये रेड पांडा पाए जाते हैं। जो रेड पांडा का ये नंबर है लगातार कम होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी रिसेंटली सिंगालिया के बारे में हमने चर्चा किया था, सिंगालिया नेशनल पार्क के बारे में, वहाँ पर भी आपको रेड पांडा की जो संख्या है वो लगातार कम होती हुई नज़र आएगी। तो इसकी वजह से भी यहाँ पर ये रिसेंटली न्यूज़ में बना हुआ था। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। अब आपको ध्यान रखना है इस रेड पांडा का जो प्रोटेक्शन स्टेटस है वो एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है। सबसे पहली चीज़, रेड पांडा का IUCN रेड लिस्ट का स्टेटस जान लेना। IUCN के अंदर ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, मतलब इसकी संख्या अभी बहुत कम है, और अगर जितनी संख्या है वो भी ख़त्म हो जाती है या और कम हो जाती है तो वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में पहुंच जाएगा। फिर संख्या और पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है तो वो एक्सटिंक्ट कैटेगरी में पहुंच जाएगा, मतलब ये प्रजाति पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पर IUCN के बारे में ध्यान रखना है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना, साइट्स के अंदर इसको अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, यानी कि बोला गया है कि इंटरनेशनल लेवल पर जो ट्रेड है वो इसका नहीं किया जा सकता। दूसरा, यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आपको देखने को मिलेगा, उसमें शेड्यूल 1 में रखा गया है, यानी कि इसको एक रिगोरस प्रोटेक्शन देने के बारे में चर्चा की गई है, क्योंकि हाईली इसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, और अगर कोई भी इसकी हंटिंग वगैरह करता है तो उसके ऊपर हाई पेनल्टी को चार्ज किया जाएगा। तो ये तो बात हो गई रेड पांडा की। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आपको पांडा दो प्रकार के देखने को मिलेंगे, एक जाइंट पांडा और एक रेड पांडा। रेड पांडा की दो अलग अलग प्रजातियाँ हैं, हिमालयन और चाइनीज़, वो हमने डिस्कस किया। और एग्जैक्टली ओवरऑल रेड पांडा के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसका IUCN स्टेटस क्या है। अब हम लोग दूसरे वाले पांडा यानी जाइंट पांडा के बारे में पढ़ने वाले हैं। जाइंट पांडा का IUCN स्टेटस आपको वल्नरेबल कैटेगरी में देखने को मिलेगा, मतलब अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो इसकी भी संख्या कम ही है, ठीक है ना। इसको भी एक प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, इसकी वजह से यहाँ पर इसका भी जो व्यापार वगैरह है वो आज के टाइम पर रोक रखा है, ठीक है ना। उसके ऊपर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये डेटा अपने पास में ज़रूर से स्टोर करके रखना। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको आप लोग प्रेस कर दो। एक छोटा सा सपोर्ट चाहिए होता है जो कि आप लोग कर सकते हो। साथ ही साथ में एक छोटी सी यहाँ पर रिक्वेस्ट है कि 5K प्लस लाइक का टारगेट आपको अचीव करना है। रोज़ाना एक छोटा सा टारगेट रहता है जिसको आप लोग अचीव करवा देते हो। तो यहाँ पर अभी के अभी यहाँ पर वीडियो को लाइक करो और एक तरीके से सपोर्ट करो। साथ ही साथ में मेरे साथ में आप लोग कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम पर जाना और जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे कनेक्ट कर अपनी क्वेरीज़ को मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इस वाले आर्टिकल को आप लोग GS पेपर नंबर 2 हेल्थ से रिलेट कर पाओगे। अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या है, देखो बात की जा रही है रिसेंटली TB को लेकर एक स्कीम लेकर आई गई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री TB मुक्त भारत अभियान, जहाँ पे हमारा फोकस है कि हम लोग भारत को TB मुक्त बना सकें। TB यानी कि जो कि एक बीमारी है जिसको हम लोग ट्यूबरक्लोसिस के नाम से जानते हैं। तो हमारा टारगेट यह है कि 2025 तक जो ये TB है इसको एलिमिनेट कर दिया जाए, इसको ख़त्म कर दिया जाए, इंडिया इससे पूरी तरह से लड़ पाए। उसकी वजह से इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है। तो पूरा का पूरा डेटा मैं आपको इस स्कीम के रिगार्डिंग देने वाला हूँ, इसको अपने पास में ज़रूर लिख कर रख लेना क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। TB के बारे में रेगुलर बेसिस पर चर्चा की जा रही है। तो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर क्या है कि हमारे देश के अंदर TB के केसेस आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे करेंट टाइम पर। तो उसी ट्यूबरक्लोसिस से लड़ने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने इस प्रकार से यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक अभियान को लॉन्च किया है। खासकर मतलब इसको नाम जो है वो प्रधानमंत्री का दिया गया है, लेकिन इस पर्टिकुलर अभियान को लॉन्च किया गया है हमारी प्रेसिडेंट के थ्रू, द्रौपदी मुर्मू जी के थ्रू। तो इन्होंने यहाँ पे प्रधानमंत्री TB मुक्त भारत अभियान को लॉन्च किया। अब पहले तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे, जानेंगे ट्यूबरक्लोसिस यानी TB आखिरकार है क्या। जब बात करते हैं TB की तो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, एक इन्फेक्शन वाली बीमारी है
और ये इन्फेक्शन हो किस चीज़ से रहा है, वो एक बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब होता क्या है, ये जो बैक्टीरिया ये डायरेक्टली आपके लंग्स को अफेक्ट करता है और लंग्स के साथ साथ देखो मेजॉरिटी ऑफ केसेस देखने को मिलते हैं जहाँ पे डायरेक्टली आपके लंग्स को ये अफेक्ट करता हुआ नजर आएगा, लेकिन उसके अलावा भी दूसरे बॉडी पार्ट्स को भी ये अफेक्ट कर सकता है। खास बात यहाँ पर यह है कि ट्रीटेबल है, इसको ठीक किया जा सकता है आराम से एक वैक्सीन को देने के बाद में, तो ये इसकी एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ देखने को मिलती है। फिर ट्रांसमिशन की बात करें तो बीमारी एक पर्टिकुलर व्यक्ति से दूसरे पर्टिकुलर व्यक्ति के अंदर ट्रांसमिट भी हो जाती है। जैसे अगर हम लोग बात करें, जैसे मान लो यहाँ पर सपोज़ एक व्यक्ति है जो कि टीबी से सफ़र कर रहा है और उसने एनवायरनमेंट के अंदर छींक दिया, स्नीज़ कर दिया, तो वो क्या होगा, ये जर्म्स जो हैं वो इस एयर के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं। अब दूसरा व्यक्ति उन जर्म्स के अगर कांटेक्ट में आता है तो उस दूसरे व्यक्ति को भी टीबी होने के पूरे चांसेस देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से टीबी का ट्रांसमिशन भी देखने को मिलता है। बाकी सिम्टम्स यानी लक्षण की अगर हम लोग बात करते हैं तो कुछ कॉमन सिम्टम्स नज़र आएंगे, जैसे चेस्ट में पेन होना यानी सीने में दर्द उठना, शरीर में कमज़ोरी होना, वज़न लगातार घटना, उसके बाद में बुखार होना, रात में पसीना आना, ये सारे के सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं। अब क्वेश्चन ये होगा कि सर आपने स्टार्टिंग में बोला कि एक ट्रीटेबल क्यूरेबल डिजीज़ है, मतलब इसको ठीक किया जा सकता है, तो कौन सी वैक्सीन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक वैक्सीन का नाम दिया गया है जिसका नाम है BCG यानी बैसिल कैलमेट गोरिन जो वैक्सीन है, एक वैक्सीन है जो कि टीबी के लिए इस्तेमाल की जाती है। बाकी अगर हम लोग एक स्टैटिस्टिक्स देखें यानी ओवरऑल डेटा देखें जो कि बहुत रेलेवेंट होने वाला है टीबी के मामले में, तो बताया ये जाता है कि साल 2020 में पूरे दुनिया भर में लगभग 1.5 मिलियन के आसपास लोगों की जान गई थी। आप इमेजिन कर सकते हो 15 लाख लोगों की जान गई है साल 2020 में सिर्फ और सिर्फ इस टीबी की वजह से, और लगभग 10 मिलियन के आसपास जो लोग हैं वो बीमार पड़े इस ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। तो आप अगर यहाँ पर सब देखोगे तो लगभग 25 लाख लोगों के ऊपर बुरा इम्पैक्ट पड़ा है, मतलब जिसमें से 15 लाख लोगों की तो डायरेक्टली जान गई है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न आपको देखने को मिलेगा। ये बात की जा रही थी साल 2020 की। अब इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले जो डिस्कस किया डेटा वो ओवरऑल वर्ल्ड का है। इंडिया में जब आप देखोगे ना तो इंडिया के अंदर भी दुनिया में इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ट्यूबरक्लोसिस के केसेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर इंडिया के अंदर भी देखोगे तो लगभग 4 लाख के आसपास लोगों की जान जा रही है हर साल। यहाँ पर इतने लोगों की जान जाती है इस ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। अब बहुत सारे चैलेंजेस हम लोग भी फेस कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पास में प्रॉपर प्राइमरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर टीबी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारे गांव वाले एरिया हैं, रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पर आपको ये प्रॉपर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद में प्राइवेट हेल्थ केयर जो दिया जा रहा है वो उसको भी प्रॉपरली रेगुलेट नहीं किया गया है। प्लस यहाँ पे पॉवर्टी एक बहुत बड़ा कॉज देखने को मिलेगा, जो गरीबी है। प्लस यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण देखने को मिलता है। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल यानी कि करने की क्षमता ही नहीं थी। आज के टाइम पर भी यहाँ पर प्रॉपरली कोई ऐसे कदम उठाए नहीं गए हैं जो कि टीबी को टैकल कर सकें। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस भारत ने फेस किए हैं और आज के टाइम पर भी फेस कर रहे हैं हम लोग इस टीबी को टैकल करने में। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की। इससे पहले हम लोगों ने ट्यूबरक्लोसिस को लेकर चर्चा की थी। अब जब बात की जाती है इस पर्टिकुलर अभियान की तो पहली चीज़ जो कि आपको ध्यान रखनी है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से कि ये कौन सी मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो कि इसके अंडर में आता है। इसका काम यही है कि हम लोग साल 2025 तक टीबी को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दें। ऑब्जेक्टिव हमारा यहाँ पर यह है कि हम लोग एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाएं और इन टीबी के पेशेंट्स को प्रॉपरली सपोर्ट मिले और ये इनको हम लोग एक प्रॉपर ट्रीटमेंट दें और इनको जल्द से जल्द ठीक कर सकें। फिर उसके बाद में हमारा फोकस मैंने आपको बता ही दिया कि इंडिया ने कमिटमेंट लिया कि 2025 तक टीबी को एंड कर देंगे। वो भी हमारा एक कमिटमेंट देखने को मिलेगा। इस टीबी का ही एक मतलब ये जो अभियान है ना, इसी अभियान का एक कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा, वो है निक्षय मित्र इनिशिएटिव। तो ये जो इनिशिएटिव है क्या करेगा, ये इंश्योर करेगा डायग्नोस्टिक्स को, यानी प्रॉपरली यहाँ पर जो टीबी वाले केसेस हैं उनको डायग्नोस करेगा, है ना। न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा, वोकेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर टीबी को ठीक करने के लिए ये सारे सपोर्ट्स भी देने वाले हैं। और इसी के अंदर एक और कंपोनेंट आता है, वो है निक्षय डिजिटल पोर्टल, यानी कि एक आपको ऑनलाइन सी वेबसाइट देखने को मिलेगी जो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएगा जो कि अगर कोई टीबी से पीड़ित पर्सन है उन लोगों को सपोर्ट करेगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको इस अभियान के अंदर में अलग अलग इनिशिएटिव और पोर्टल भी नज़र आते हैं जो कि इसके एक कॉम्पोनेंट हैं। बाकी अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हम लोग डिस्कस करेंगे, वो ये है ट्यूबरक्लोसिस को लेकर
क्या क्या इनिशिएटिव्स है जो कि यहाँ पर हमारी सरकार ने उठाए हैं, क्योंकि मेंस के अंदर डायरेक्टली इनिशिएटिव्स के बारे में पूछ लिया जाता है। अब अगर हम लोग बात करें ग्लोबल एफर्ट्स के बारे में, यानी दुनिया भर में कौन कौन से इनिशिएटिव उठाए जाते हैं, तो WHO ने जॉइंट इनिशिएटिव को लॉन्च किया है जिसका नाम है फाइंड ट्रीट ऑल। ठीक है, ढूंढो ट्रीट करो सबको और उसके बाद यहाँ पर टीबी को ख़त्म करो। ये हमारा इस प्रकार से एक इनिशिएटिव आपको देखने को मिलेगा। प्लस WHO क्या करता है, दुनिया भर की ट्यूबरक्लोसिस की रिपोर्ट भी रेगुलर बेसिस पर रिलीज़ करता रहता है। तो ये तो बात हो गई दुनिया की। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया ने क्या क्या एफर्ट्स लगाए। भारत ने बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए, जैसे इंडिया का नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा, जिसका टारगेट है 2025 तक टीबी को ख़त्म करना। फिर उसके बाद में हमारे ऐसे और भी प्लान्स है, जैसे कि नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन देखने को मिलेगा, निक्षय पोषण योजना देखने को मिलेगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन देखने को मिलेगा। करेंट टाइम पर आपको 2 वैक्सीन्स और देखने को मिल जाती है, जिसका नाम है VPM, एक का नाम है, दूसरे का नाम है MIP। इसको डेवलप किया गया है, आइडेंटिफाई किया गया है, टीबी के लिए बहुत अच्छी है। आज के टाइम पर ये फेज़ 3 ट्रायल के अंदर चल रही है। VPM का मतलब है वैक्सीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और MIP का मतलब है माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी। तो बेसिकली यहाँ पर ये स्कीम्स को डेवलप किया जा रहा है आज के टाइम पर फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल के अंदर में, तो इसको भी हम लोग टीबी को ठीक करने के लिए उपयोग करेंगे। बाकी यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि देखो निक्षय पोषण योजना आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर क्या किया जा रहा है, 500 रुपये का सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा डायरेक्टली बैंक अकाउंट के अंदर, जो भी पेशेंट्स हैं उनके बैंक अकाउंट में। ठीक है ना। फिर उसके बाद में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन देखने को मिलेगा। ये जो गवर्नमेंट है आज के टाइम पर इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के ऊपर ही फोकस करिए। डिजिटल हेल्थ IDs को बनाया जा रहा है टीबी पेशेंट्स की, ठीक है ना, ताकि यहाँ पर इंश्योर कर सके उनको प्रॉपरली उनका ट्रीटमेंट किया जा सके, प्रॉपरली ट्रीटमेंट अवेलेबल करवाया जा सके। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स है जो कि यहाँ पर चलाए जा रहे हैं टीबी को टैकल करने के लिए, जिसके बारे में आप लोग मेंशन कर सकते हो अगर मेंस में पूछा जाता है तो। चलो आते हैं उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी रेलेवेंट होने वाला है। इस वाले आर्टिकल को आप लोग GS पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी से रिलेट कर पाओगे। आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट क्या है, 3rd स्टेल्थ फ्रीगेट ऑफ प्रोजेक्ट 17A तारागिरी लॉन्च्ड इन मुंबई। तो जो हमारा प्रोजेक्ट 17A है ना, इसके अंदर हम लोग अलग अलग फ्रीगेट्स को बना रहे हैं। अब ये फ्रीगेट्स क्या होता है, देखो फ्रीगेट्स बेसिकली जंग में लड़ने वाला एक ऐसा जहाज़ आपको देखने को मिलेगा जिसके ऊपर बहुत सारे हथियार लगाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर आपको नहीं सुना होगा, जब भी हम लोग वॉरशिप की बात करते हैं, किसके बारे में, वॉरशिप के बारे में, तो पहला आपको देखने को मिलेगा कॉर्वेट। आपने कॉर्वेट नाम सुना होगा। फिर दूसरे प्रकार के जो जहाज़ आपको देखने को मिलते हैं वो होते हैं फ्रीगेट। फिर तीसरे प्रकार के आपको जो देखने को मिलते हैं वो होते हैं डिस्ट्रॉयर। अब इनमें क्या है डिफरेंस, देखो ये तीनों के तीनों जो हैं, जो एक तरीके से वॉरशिप जो शिप होता है ना, उस वाली कैटेगरी के अंदर में आते हैं। यानी इसको हम लोग बैटल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इन पे बहुत सारे वेपन्स को इंस्टॉल किया जाता है। कॉर्वेट की बात करें तो कॉर्वेट होता है सबसे छोटा वाला, ठीक है ना, स्मॉल साइज़ का। फ्रीगेट क्या होता है, कॉर्वेट से थोड़ा सा बड़ा होता है या फिर हम कह सकते हैं मीडियम। डिस्ट्रॉयर का जो जहाज़ होता है, डिस्ट्रॉयर नाम जो है बेसिकली, ये जहाज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का होता है, बिग साइज़ का हम लोग बोलते हैं। तो जो फ्रीगेट है ना, ये बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो कि कॉर्वेट से थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इन्हीं फ्रीगेट वाले जहाज़ की, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे। तो अभी प्रोजेक्ट 17A के अंदर में हमारा टारगेट है कि हम लोग अलग अलग फ्रीगेट्स को बनाएं और अपने कंट्री के एक तरीके से हमारी नेवी को दें। तब यहाँ पर बात ये की जाती है कि इसी प्रोजेक्ट 17A के अंदर में जो तीसरा फ्रीगेट है, ये 3rd स्टेल्थ फ्रीगेट इंडिया को मिल चुका है। हमारे इस नेवी के प्रोजेक्ट 17A के अंदर में जो तीसरा स्टेल्थ फ्रीगेट है जिसका नाम है तारागिरी, इसको बेसिकली लॉन्च कर दिया गया मुंबई में संडे के दिन। अब यहाँ पर इसके अंदर खास बात यह है कि ये ऐसे शिप्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि रडार की पकड़ में भी ना है। इतने मजबूत और इतने ज़्यादा यहाँ पर एडवांस लेवल के ये जहाज़ आपको देखने को मिल जाते हैं। अब इसके बाद क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इस आर्टिकल से जो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर आती है वो है प्रोजेक्ट 17A। आखिरकार ये क्या है, इसके बारे में जानेंगे। देखो यहाँ पर उससे पहले जान लो इस तारागिरी के बारे में। जो तारागिरी है मुंबई में लॉन्च कर दिया गया, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो इसका जो कंस्ट्रक्शन है या फिर इसके ऊपर काम बहुत लंबे समय से चल रहा था। इसका वेट लगभग 3510 टन्स के आसपास का देखने को मिलेगा। ये बातें आपसे कहीं पूछी नहीं जाएंगी। बात यहाँ पर एक चीज़ ये भी निकल कर आती है कि इससे पहले भी इस प्रोजेक्ट 17A के अंदर में जो पहला शिप हम लोगों ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है वो है नीलगिरी, ठीक है ना, जिसको लॉन्च किया गया था 28 सितंबर 2019 में। फिर उसके बाद में जो दूसरा शिप हम लोगों ने लॉन्च किया था वो था यहाँ पर उदयगिरी। उदयगिरी के बारे में अभी हमने डिस्कशन भी किया था, इसी 17A के अंदर में लॉन्च किया गया है।
फिर तीसरा स्टेल्थ आपको फ्रिगेट देखने को मिलेगा, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट 17A तारागिरी। ठीक है ना, तो तारागिरी को भी यहाँ पे लॉन्च किया गया है। खास बात यहाँ पर क्या है, देखो खास बात यह है कि जितने भी ये वॉरशिप्स हम लोगों ने डेवलप किए हैं ना, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम कंटेंट यूज़ किया गया है वो है इंडिजीनियस कंटेंट, यानी कि हम लोगों ने अपने कंट्री से खुद ज़्यादातर सामान का इस्तेमाल किया है। इनफैक्ट यहाँ पर एक इंडिजीनियसली डेवलप स्टील का भी इस्तेमाल किया गया है, उसी स्टील से पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन किया गया है इन सभी फ्रिगेट्स का। उस स्टील का नाम क्या है, तो DMR, ध्यान रखना, एक सेकंड में इसको लिख देता हूँ, तो DMR 249A। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में आ जाए DMR 249A क्या है, फिर नीचे डैश 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 मतलब कि अलग अलग नाम दे दिए जाएँ, तो ध्यान रखना बेसिकली ये जो DMR 249A है ना, ये आपको एक स्टील देखने को मिलेगी जो कि लो कार्बन माइक्रो एलॉय ग्रेड स्टील की कैटेगरी में आता है। इसको सेल ने मैन्युफैक्चर किया है। ठीक है, बात हो गई। आई होप आपको यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी है, पूरा पिक्चर समझ में आ चुका है क्या है एग्जैक्टली ये पूरा का पूरा मामला। अब बात करते हैं इस थोड़े से प्रोजेक्ट 17A के बारे में। जब हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्ट 17A को, तो यहाँ पर हम लोग फ्रीगेट्स को ले रहे हैं, ये आपको पता है। इससे क्या होगा, इंडिया की जो कैपेबिलिटीज़ हैं ऑब्वियस सी बात है वो और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगी। अब फीचर्स की हम लोग जब बात करते हैं तो अपने आप में फ़ीचर बहुत सारे रडार की पकड़ में नहीं आएगा, मैंने आपको एग्जैक्टली बता दिया है। प्लस यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से डेवलप किया गया है कि इसकी सर्वाइबिलिटी काफ़ी इंप्रूव होंगी। प्लस यहाँ पर ये जो शिप है इसके अंदर काफ़ी सारे वेपन्स आपको देखने को मिलेंगे। एक इंपॉर्टेंट सा फीचर ये है कि इसका जो नॉइस वगैरह है, जो इसमें से शोर होगा वो बहुत ही ज़्यादा लो लेवल का होगा, बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलेगा। ये इसका यहाँ पर एक खास बात भी देखने को मिलती है। प्लस वेपन की बात करें तो कौन कौन से हथियार यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, तो ब्रह्मोस SSM हो गया, LRSAM हो गया, MFSTR रडार हो गया, इंडिजीनियस सोनार हो गया, उसके बाद में ट्रिपल ट्यूब हैवी टॉर्पीडो लॉन्चर हो गया। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर मेन वेपन सिस्टम्स है जो कि यहाँ पर इसका यूज़ किया जा रहा है इन पर्टिकुलर शिप्स के अंदर में। और मैंने आपको बताया प्रोजेक्ट 17A के अंदर में अलग अलग शिप्स के नाम INS नीलगिरी है, हिमगिरी है, उदयगिरी है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको एक मैंने बताया था जो ये तारागिरी आपको देखने को मिल जाएगा जो कि अभी न्यूज़ में है, और उदयगिरी के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। तो ठीक है ना, इतनी बात यहाँ पर आई होप आपको क्लियर हो चुकी है, बहुत आराम से आपको ये सारी बातें समझ में आ चुकी हैं। अब उदयगिरी के बाद में एक दूनागिरी भी आपको देखने को मिलेगा। दूनागिरी भी रिसेंटली न्यूज़ में था, तो दूनागिरी का नाम ध्यान में रख सकते हो। ठीक है ना, दूनागिरी क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में बताया जाता है कि यहाँ पर सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम भी फिट किया जाएगा। ठीक है ना, बहुत सारे मिसाइल सिस्टम्स हम लोग देख सकते हैं, बहुत सारे जो एक तरीके से एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स हैं उनका भी यूज़ किया जाएगा, जिससे कि इसको और ज़्यादा पावर मिलने वाली है, वो यहाँ पर बताया जाता है। क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। देन एक छोटा सा आर्टिकल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो स्वामी स्वरूप नंदन सरस्वती हैं, इनकी अभी डेथ हो जाती है लगभग 99 की उम्र में। तो जिसकी वजह से यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बने हुए थे, कल भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही थी। तो उसी को लेकर यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पे नाम ध्यान रख सकते हो। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी को लेकर वनडे एग्जामिनेशन के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है ना, चलो अब चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। फिर एडिटोरियल डिस्कशन के बाद में एक आध छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, बहुत छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, उनको भी जल्दी जल्दी हम लोग कवर कर लेंगे, है ना। अब एडिटोरियल सेक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको भी कवर करते हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल्स को। लेकिन आपको पता होगा हमेशा की तरह एडिटोरियल डिस्कशन से पहले हम लोग लेते हैं एक मेंस का क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं आज जो है सारे के सारे एडिटोरियल्स इंपॉर्टेंट हैं। आज मैं आपके साथ में 4-5 एडिटोरियल लगभग 4-5 एडिटोरियल डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत डिटेल से सारी बात आपको यहाँ पर पता चलेंगी, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट आप देखोगे तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट हैं, इस पेज के ये दोनों भी इंपॉर्टेंट हैं। तो एक एक करके सब कुछ कवर करते हुए चलेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं आज का मेंस का क्वेश्चन। आज का मेंस का क्वेश्चन बेसिकली कोई सिंपल क्वेश्चन नहीं है, एक बेसिकली एस्से रहने वाला है, और इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है रोज़ाना जो आप लोग आंसर लिखते हो वो 250 शब्दों में लिखते हो। आज जो है आपको 1000 से 1200 वर्ड्स में लिखना है पूरा का पूरा एस्से। एस्से का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग सा है, और मतलब हमेशा से ये टॉपिक जो है ना कहीं फेवरेट रहे यूपीएससी के, चाहे वेमेन एम्पावरमेंट का हो, छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन यह है, चिल्ड्रन इन डिजिटल एज, बस इतना ही है। चिल्ड्रन इन डिजिटल एज कितना आप लोग लिख सकते हो उसके ऊपर, बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छा कंटेंट 1000 से 1200 शब्दों के बीच में लिखना है। और लिख के कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, और टेलीग्राम पर जाने के बाद में सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, फुल फॉर्म लिखना। आपको मेरा चैनल मिलेगा, लगभग 30,000 के आसपास लोग वहाँ पर जुड़ चुके हैं जो कि डेली बेसिस पर आंसर्स को लिखते हैं।
आप लोग भी यहाँ पे आंसर को लिखना और सबमिट करना। सबमिट करने के साथ साथ में आपको एक छोटा सा काम करना है, एटलीस्ट 2 आंसर्स को रिव्यू करने की कोशिश करना। एक दूसरे के आंसर्स को आप लोग रिव्यू करोगे, उससे एक दूसरे की मदद हो सकती है, आपकी खुद की मदद हो सकती है, आपको कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट से यूनिक से पॉइंट्स मिल सकते हैं जिसको आप लोग अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। साथ ही साथ में जब आप लोग दूसरे का आंसर देख रहे होंगे तो वहाँ पे आप लोग अगर कोई मिस्टेक है उनके आंसर में, उस चीज़ को यहाँ पे बता सकते हो। और कोशिश ये करना कि उस व्यक्ति को मैं एंकरेज कर सकूँ। मैं इस चीज़ को ऐड कर रहा हूँ एंकरेज के ऊपर। क्यों? काफ़ी सारे मैंने देखा है यार पूरा गलत है तेरा, कुछ इस प्रकार से कमेंट जो कि दूसरे व्यक्ति को डिमोटिवेट कर देते हैं। ठीक है ना, वैसे कमेंट मैं हटा भी देता हूँ, लेकिन आप लोग कोशिश करना कि आप लोग ऐसा करो कि दूसरा व्यक्ति जो है ना वो एंकरेज भी हो। ऐसा ना हो कि यहाँ पे पूरा ऐसे बोला जाए कि एक तरीके से वो डिमोटिवेट हो जाए, ऐसा नहीं हो। बताओ मिस्टेक के साथ साथ में आप यहाँ पे सुधार कर सकते हो। इस चीज़ को लेकर इस प्रकार से आपको एक सजेशन भी देना है। हालांकि मैं बहुत सारे आंसर्स देखता हूँ, बहुत सारे आंसर मतलब बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स लेके जाते हैं एक अल्टीमेट लेवल के, लेकिन यह है कि मैं शेयर नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मुझे सारे आंसर रिव्यू करने पड़ेंगे। अब मैं काफ़ी सारे आंसर देख तो लेता हूँ, उसके बावजूद भी कुछ आंसर्स रह जाते हैं, लेकिन कोशिश करता हूँ मेजॉरिटी ऑफ आंसर्स को देखने की। तो वहाँ पे भी आप लोग एक तरीके से अपनी तरफ से उस पूरे के पूरे ग्रुप को कोऑपरेटिव वे में चला सकते हो, जैसा कि वो ग्रुप आज के टाइम पर चल रहा है और काफ़ी सारे लोगों को हेल्प मिल रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है ना। तो यहाँ पर चिल्ड्रन इन डिजिटल एज बहुत अच्छा टॉपिक है, बिल्कुल खुलकर लिख सकते हो, लेकिन बहुत अच्छे पॉइंट्स का इस्तेमाल करके। और एक तरीके से होता नहीं है कि बहुत सारे आंसर्स में देखता हूँ कि चीज़ों में बार बार लोग रिपीट करते रहते हैं, वो रिपीटिशन को बंद करो, है ना। एक सेंटेंस को लगभग 5-6 बार रिपीट कर दिया, जितना ज़्यादा रिपीटिशन रहेगा उतना ज़्यादा आंसर का क्वालिटी बेकार होता चला जाएगा। तो उस रिपीटिशन को अवॉइड करो, हमेशा यहाँ पर एक यूनिक पॉइंट ऐड करने की, कुछ अलग से चीज़ ऐड करने की कोशिश करो, क्योंकि वही एक लाइन आपने लिख दी, उसके बाद दूसरी लाइन, दूसरी है, तीसरी लाइन वही रिपीट हो गई, फिर दूसरी वाली लाइन दोबारा रिपीट हो गई। इस प्रकार से यहाँ पर चीज़ें जो है ना वो क्वालिटी को डिग्रेड कर देती हैं। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना। ऐसे बहुत सारे आंसर्स मैं देखता हूँ। चलो फिलहाल हम लोग यहाँ पे डिस्कशन को देखते हैं। तो आज सबसे पहला एडिटोरियल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये वाला। तो यहाँ पर इस एडिटोरियल को लिखा गया है तिकेंद्र सिंह पनवार साहब के थ्रू। अब देखो नाम ध्यान नहीं रखना है, जिसने भी लिखा है नाम ध्यान रखना है, ध्यान नहीं रखना है। एडिटोरियल बेसिकली पर्पस यहाँ पर देखो, जो ऑथर है ना, जो राइटर है, वो एडिटोरियल को लिख रहे हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को वहाँ पे शेयर कर रहे हैं। आपको पॉइंट ऑफ व्यूज़ पढ़ने हैं, आपको अगर अच्छे लगते हैं पॉइंट्स, आपके काम के हैं, तो उसको अपने नोट्स में डाल लो, और आपको काम के नहीं लगते हैं तो आपको स्किप कर देना चाहिए। ठीक है ना। और मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूँ कि हमेशा यहाँ पर इन पॉइंट्स के ऊपर बिल्कुल एक तरीके से आँख बंद करके नहीं देखना चाहिए। यहाँ पे आपको भी एक बैलेंस्ड वे में चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। ठीक है ना। चलो फिलहाल अगर हम लोग इस पर्टिकुलर एडिटोरियल की बात करें तो ये टॉपिक क्या है, इन्होंने टॉपिक उठाया है एप्पल फार्मर्स के ऊपर, यानी कि जो सेब की खेती करने वाले जो किसान हैं उनके बारे में। अब वो लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, स्पेशली हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो हिमाचल प्रदेश की ही बात की जा रही है कि वहाँ पे लगातार प्रोटेस्ट देखने को मिला है। उस प्रोटेस्ट के पीछे कई सारे कारण हैं, बहुत सारे फार्मर्स नाराज़ हैं, जो खासकर एप्पल फार्मर्स हैं। जब मैं फार्मर बोलूँगा ध्यान रखना, एप्पल फार्मर जो कि यहाँ पर सेब की खेती कर रहे हैं। तो उन फार्मर्स को सही से आप कह सकते हो जो कि फैसिलिटीज़ हैं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है। अब एक एक पॉइंट करके हम लोग यहाँ पर देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर राइटर पहला पॉइंट ये मेंशन करते हैं कि जो एप्पल ग्रोवर्स हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर में, वो आप देखोगे पिछले 30 सालों से ही बहुत, मतलब पिछले 30 सालों में भी यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्रोटेस्ट आज के टाइम पर करते हुए नज़र आ रहे हैं। इतना बड़ा प्रोटेस्ट आज से पहले बहुत लंबे समय तक नहीं हुआ है, लेकिन आज वो प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। उसके पीछे कई सारे कारण हैं। अगर आप लोग आज के टाइम के जो क्राइसिस हैं उसको अगर अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पढ़ना होगा कि पिछले कुछ दशकों में क्या हुआ है, पिछले कुछ डिकेड्स में क्या हुआ है। तो 1970 से लेकर 1980s को जब आप लोग देखोगे ना, यहाँ पर इन 10 सालों को जब आप लोग देखोगे तो यहाँ पे पता ये चलता है कि हिमाचल प्रदेश स्टेट ने अपने फार्मर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करवाया है। एप्पल प्रोडक्शन के मामले में अपने फार्मर्स को बहुत सपोर्ट दिया कि वो सेब को ग्रो कर सकें। सपोर्ट कैसा हुआ, जैसे नर्सरीज़ वगैरह को बनाया गया, जो फार्मर्स हैं उनको यहाँ पर लार्ज स्केल पर सपोर्ट मिला, जैसे कि जो कार्टन्स होते हैं जिसके अंदर सेब को पैक किया जाता है, गत्ते के कार्टन आपको देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पर उसके ऊपर सब्सिडी देना, ट्रांसपोर्ट के ऊपर छूट देना, प्लस यहाँ पर जो टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है उसके ऊपर छूट देना, प्लस यहाँ पर स्पेशल मॉनिटरी हेल्प, पैसों की मदद कर देना पुअर जो फार्मर्स हैं उन लोगों की।
तो इस प्रकार की बहुत सारी मदद यहाँ पर की गई है पिछले 1970 से लेकर 1980 के बीच में इन हिमाचल प्रदेश के अंदर एप्पल फार्मर्स की। फिर क्या होता है, लैंड रिफॉर्म्स यहाँ पर इंप्लीमेंट हो जाते हैं, लैंड रिफॉर्म्स यहाँ पर कुछ लेकर आए जाते हैं और इससे यहाँ पर क्या होता है कि स्टेट के अंदर और चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। यहाँ पर बहुत कम ही लोग बचते हैं जिनके पास में ज़मीन नहीं होती है, अदरवाइज़ यहाँ पर सभी लोगों को कुछ ना कुछ ज़मीन मिलती है इस लैंड रिफॉर्म्स के बाद में। तो ये चीज़ें लगातार डेवलप होती हुई चली गई हिमाचल प्रदेश के अंदर में। ये कब से कब तक की बात थी, 1970 से लेकर 1980 तक की बात थी। अब आगे की कहानी पर आते हैं। अब ऑथर मेंशन करते हैं 1980 से लेकर 1990s के बीच में जब आप लोग देखोगे ना, तो यहाँ पर फार्मर्स का मूवमेंट स्टार्ट होता है और यहाँ पर आप देखोगे लगातार फार्मर्स को एप्पल के मामले में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है हिमाचल प्रदेश ने, और ये लोग यहाँ पर काफ़ी सारा प्रोडक्शन करते भी हैं। और उसके बाद में हिमाचल प्रदेश एक क्वालिटी वाले एप्पल के लिए जाना भी जाता है। लेकिन अब जब हम लोग बात करते हैं जो रिसेंटली क्राइसिस देखने को मिला है, उसके पीछे क्या कारण है, जो अब प्रोटेस्ट हो रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसके पीछे के क्या क्या रीज़न आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ऑथर बोलते हैं 2 मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। कितने, 2 मेजर कारण के बारे में बताया है। फर्स्ट रीज़न क्या है, देखो ऑथर यहाँ पर बोलते हैं कि जो फर्स्ट रीज़न है ना, वो यहाँ पर यह है कि करेंट टाइम पर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ चुका है। मतलब अगर एप्पल की खेती कर रहे हो तो एप्पल को लगाने के ऊपर जो पैसे का खर्चा किया जा रहा है, उसको ग्रो करने के लिए जो खर्चा हो रहा है वो लगातार इंक्रीज़ हो चुका है। अब वो खर्चा किस प्रकार का हो गया, अब ऑब्वियस ही बात है, जब यहाँ पर एप्पल को लगा रहे हो तो बहुत सारे फर्टिलाइज़र की आवश्यकता है, खाद की आवश्यकता है, इंसेक्टिसाइड्स की है, कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए जो इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। और हमने देखा कि पिछले कुछ महीनों में इन दोनों के जो प्राइसेस हैं, या फिर पिछले कुछ दशकों में, मतलब पिछले 10 सालों में इनके प्राइसेस बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। इनफैक्ट यहाँ पर बोला गया कि आप देखोगे तो 300% से इंक्रीमेंट देखने को मिला है। इनका इस्तेमाल लगातार हो रहा है और इनके दाम भी बढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, एप्पल के प्रोडक्शन के अंदर कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो गई। एक समय पर ये कॉस्ट कम लगा करती थी, लेकिन आज के टाइम पर ये कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है ना, ये आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर एक और रीज़न बताया गया, इसी में आप लोग देखोगे ना, तो पिछले हम लोग अगर 10 साल में देखें तो जो कार्टन होता है, कार्टन जिसके अंदर पैक किया जा रहा है, उस कार्टन के दाम भी बढ़ चुके हैं। कार्टन पहले 30 रुपये का था आज से 10 साल पहले, वो आज 130 रुपये का है। तो आप इमेजिन करो, ये जो सारी चीज़ें ये कहीं ना कहीं एप्पल के जो दाम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। तो ये पहला आपको कारण देखने को मिलेगा क्राइसिस के पीछे का। दूसरा रीज़न यहाँ पर क्या बोलते हैं राइटर, दूसरा रीज़न यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया जीएसटी के बारे में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लेकर आया गया। जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो बेसिकली किस पे लगाया गया, कार्टन्स के ऊपर। अब कार्टन्स के ऊपर पहले जो जीएसटी है वो 12% का लगा करता था, लेकिन आपको पता होगा रिसेंटली काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर जीएसटी बढ़ा दिया गया, लेकिन अब यहाँ पे बढ़ाकर इसको 18% कर दिया गया। अब यहाँ पर 18% होने की वजह से क्या होता है, अगेन इस कार्टन के दाम बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है ना कि जो फार्मर्स हैं उनके ऊपर थोड़ा जोर डाला जाता है, वो एक तरीके से ज़बरदस्ती ये हो जाती है उनके साथ में कि उनको अपना जो प्रोडक्शन जो भी हुआ है एप्पल का, उसको बिग बायर्स को बेचें, यानी बड़े बड़े जो ख़रीदार हैं उनको बेचा जाए। वो ओपन मार्केट में नहीं बेच पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा महंगा होने के कारण ओपन मार्केट में ना बेचने के बजाय बड़े बड़े लोगों को यहाँ पर बेचा जा रहा है, बड़े बड़े खरीदारों को बेचा जा रहा है। अब यही एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि बड़े बड़े जो खरीदार हैं ना, वो अपने हिसाब से पैसा डिसाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। तो यहाँ पर बोला गया जो बड़े बड़े प्लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे इस मामले में, वो एप्पल को परचेज़ तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी कुछ कंडीशंस आ जाती हैं। कंडीशंस के अंदर सबसे पहला कंडीशन आपको ये देखने को मिलेगा, उन्होंने ये बोला है कि हम जो एप्पल परचेज़ करेंगे ना, वो बेसिकली क्वालिटी वाला एप्पल परचेज़ करेंगे। यानी कि जो एप्पल परचेज़ किया जाएगा वो हाई क्वालिटी का परचेज़ किया जाएगा। और आप देखोगे स्टेट के अंदर में बहुत कम एरियाज़ आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर हाई क्वालिटी का एप्पल ग्रो किया जा रहा है। मतलब हाई क्वालिटी के लिए जाना जाता है हिमाचल प्रदेश, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल जो प्रोडक्शन हो रहा है एप्पल का, उसमें से बहुत कम एरियाज़ है जहाँ पर हाई क्वालिटी का प्रोडक्शन हो रहा है। तो बेसिकली सबसे पहला कारण तो आपको ये देखने को मिल जाएगा, उन्होंने बोला है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो हाई क्वालिटी का एप्पल होगा वही सिर्फ और सिर्फ परचेज़ करेंगे। अब बात ये आती है कि बाकी बचे हुए एप्पल कौन परचेज़ करेगा फिर, और क्योंकि वो जो फार्मर्स है वो ओपन मार्केट में बेच नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर जब बड़े बड़े खरीदारों को बेचेंगे तो इनमें ये लोग भी यहाँ पे अपनी कंडीशंस रख रहे हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे ना, रिसेंट टाइम में एक और चेंज हुआ है। रिसेंट टाइम में चेंज ये हुआ है कि जैसे आप जम्मू एंड कश्मीर में देखोगे
तो जम्मू एंड कश्मीर की सरकार ने एप्पल के लिए क्या कर रखा है, वहाँ पे एक मिनिमम रेट सेट कर रखा है। जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंदर क्या होता है कि भैया सरकार इतना मिनिमम दाम तो आपको देगी देगी, एक मिनिमम रेट फिक्स्ड होता है यहाँ पर, है ना। वैसे यहाँ पे बोला गया जम्मू एंड कश्मीर ने भी इस प्रकार से एक कदम उठा रखा है कि जो एप्पल्स है उसका जो प्रोक्योरमेंट रेट है, जो खरीदार खरीदेंगे, वो बेसिकली ये रेट आपको डिसाइड किया गया है, इस रेट के नीचे आप लोग मतलब खरीदार जो है इसके रेट के नीचे नहीं खरीद सकते, मतलब फार्मर्स को एक सिक्योरिटी मिल जाती है। तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में एप्पल के मामले में पर भी ऐसा ही है। एप्पल को लेकर भी यहाँ पे खरीदार के लिए एक रेट डिसाइड कर रखा है कि भाई इससे नीचे पैसा तो यहाँ पर नहीं देना है, तो इससे फार्मर्स को एक सिक्योरिटी मिल जाती है। लेकिन ये चीज़ हिमाचल प्रदेश में नहीं है। यहाँ पे जब आप लोग देखोगे ना, जो सरकार है हिमाचल प्रदेश के अंदर में, उन्होंने यहाँ पर कोई भी इस प्रकार से लॉ इम्प्लीमेंट नहीं कर रखा है। हिमाचल प्रदेश में कोई भी ऐसा कानून नहीं देखने को मिलेगा। और इस चीज़ की फार्मर्स डिमांड करते हैं कि हम लोग को एक मिनिमम सपोर्ट जो रेट है ना वो मिल जाए, कि भैया यहाँ पर इतना आप लोग को मिल जाएगा। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की डिमांड भी करते हैं लोग वहाँ पर, जो फार्मर्स है उस चीज़ की मांग भी करते हैं। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया, ठीक है ना। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की मांग की जाती है वो यहाँ पर, और राइटर ने मेंशन किया। अब राइटर यहाँ पर एक चीज़ बोलते हैं कि देखो हमें जो ज़रूरत है ना वो है रेगुलेटर की ज़रूरत। रेगुलेटर की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। सरकार जो है ना वो लगातार देखो काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे फार्मर्स के ऊपर स्पेशली हिमाचल प्रदेश के अंदर जो एप्पल फार्मर्स हैं इनके ऊपर जो बर्डन पड़ रहा है वो बड़े बड़े जो खरीदार हैं उनका बर्डन पड़ रहा है, क्योंकि उनकी कुछ कंडीशंस आ जाती हैं। अगर एक मिनिमम प्रोक्योरमेंट प्राइस सेट कर दिया जाए कि भैया इन खरीदारों को इतना रेट फिक्स्ड रेट है, भाई इससे कम तो नहीं देना है, इतना तो यहाँ पर मिलेगा, तो फार्मर्स को सिक्योरिटी मिल जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी हो नहीं रहा है। दूसरी बात यहाँ पर आप देखोगे ओपन मार्केट में फार्मर्स बेच नहीं पा रहे हैं, वहाँ पर भी एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तीसरी यहाँ पर मेंशन किया गया कि जितना भी ये क्राइसिस हो रहा है ना, इससे हमारी एप्पल इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से सफ़र कर सकती है। और ये जो एप्पल इकोनॉमी है ये लगभग 5500 करोड़ के आसपास की आपको देखने को मिलेगी। ये बुरी तरह से हिट हो सकती है हिमाचल प्रदेश के अंदर में। जो बड़े बड़े ग्रोवर्स हैं, बड़े बड़े जो फार्मर्स आपको देखने को मिलेंगे, उनके ऊपर फिर बाद में प्रेशर पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर बोला गया। और जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं, एप्पल ग्रोवर्स हैं, बेसिकली वो यहाँ पर इस पूरे के पूरे गेम से बाहर हो जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं रेगुलेट करने की आवश्यकता है, इसको देखने की आवश्यकता है कहाँ पर क्या क्या ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर एक रेट जो डिसाइड किया गया ना, राइटर ने इस चीज़ के ऊपर बहुत जोर दिया है कि एक मिनिमम रेट भी अगर मिल जाए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल जाए वहाँ के फार्मर्स को, खासकर एप्पल ग्रोवर्स को, तो यहाँ पर वो प्रोडक्शन को बढ़ा दें, जो क्राइसिस है वो यहाँ पर एक तरीके से ठीक होता हुआ नजर आए। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर इस एडिटोरियल में देखने को मिल जाती है। आई होप आपको यहाँ पर एक क्लैरिटी मिल चुकी है। नेक्स्ट एडिटोरियल की बात करते हैं। अगले एडिटोरियल में जो राइटर हैं इनका नाम है सुशोभा बारवे। तो यहाँ पर ये मेंशन करती हैं कश्मीर के बारे में। अब कश्मीर के बारे में क्या चीज़ है, कश्मीर पंडितों के बारे में बात की जा रही है कि कश्मीर पंडितों का जो एक्सोडस हुआ था उसके बारे में। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पिछले कुछ समय में ऐसी और भी हमने न्यूज़ देखी है जहाँ पे कश्मीर पंडितों को मारा गया है। उसके बारे में राइटर मेंशन करती हैं कि हम लोग कैसे वहाँ पे कश्मीर में सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं। अब राइटर के बारे में जब आप लोग पढ़ोगे ना, तो यहाँ पे आप लोग एग्जैक्टली देखो कि बेसिकली इन्होंने काम किया है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। लगभग 20 साल से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर काम कर रही हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। एक तरीके से आज के टाइम पर ये एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं सेंटर फॉर डायलॉग एंड रिकन्सिलिएशन की, ठीक है ना। जो कंसर्ट सिटीजन ग्रुप है उसकी कोऑर्डिनेटर हैं, जम्मू एंड कश्मीर में 20 साल से काम कर रही हैं। तो इस वजह से यहाँ पर इनके पॉइंट ऑफ व्यू थोड़े से मैटर करता है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से जम्मू एंड कश्मीर में वर्क करती हुई नज़र आ रही हैं। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर एक्सपीरियंस के बेसिस पर यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है। तो राइटर यहाँ पर क्या क्या मेंशन करती हैं, देखो इन्होंने ना एक स्टोरी की फॉर्म में पूरा का पूरा एडिटोरियल को लिखा है। अब वो स्टोरी की फॉर्म में क्या है कि कैसे कैसे यहाँ पर डिस्कशन हुआ, पंडित के बीच में, मुस्लिम्स के बीच में जो बातचीत हुई है, वो सब के बारे में बात की गई है। फिर ऑथर ने यहाँ पर मतलब ये जो है ना, इन्होंने एक सोल्यूशन दिया कि लास्ट में हम कर क्या सकते हैं। हम लास्ट में एक आप कह सकते हो सिविल सोसाइटी इंगेजमेंट करवा सकते हैं, यानी कश्मीरी पंडित और वहाँ के कश्मीर में जो मुस्लिम्स आपको देखने को मिलेंगे इनके बीच में एक इंगेजमेंट को बढ़ाया जा सकता है, जिसकी वजह से सोल्यूशन निकल कर आएगा। वो बढ़ावा कैसे मिलेगा वो हम लोग आगे डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मेंशन करती हैं राइटर कि पिछले 6 महीने के अंदर अगर हम लोग देखें, जो कश्मीरी पंडितों का टारगेट बनाया गया है उस प्रकार के केसेस बहुत सारे देखने को मिले हैं। मतलब कश्मीरी हिंदूज़ आपको जो देखने को मिलेंगे वैली के अंदर में ना, वो बेसिकली एक बार फिर से न्यूज़ में आ चुका है, क्योंकि बहुत सारे रिसेंट टाइम में डेथ हुई है कश्मीरी पंडित की पिछले 6 महीने के अंदर, ऐसा यहाँ पर बोला गया।
फिर राइटर बोलती हैं एक जो पंडित एक्सोडस हुआ था 1990s के अंदर, जहाँ पे कश्मीर पंडितों को भगा दिया गया था कश्मीर से, तो उस एक्सोडस के बाद में, उस वैली से एक्सोडस जो हुआ था ना, उसके बाद आप देखोगे आज के टाइम पर चीज़ें वापस से रिपीट होती हुई नज़र आ रही हैं। उस समय पर जो सरकार हुआ करती थी यूपीए की गवर्नमेंट, उन्होंने यहाँ पर क्या किया, उन्होंने बेसिकली यहाँ पर कश्मीर पंडितों को वापस रिटर्न करने के लिए, मतलब वापस वो अपनी जगह पर जा पाएँ, कश्मीर में पहुँच पाएँ, उनके लिए अलग अलग स्कीम्स को चलाया। रिहैबिलिटेशन ऑफ कश्मीर माइग्रेंट स्कीम के नाम से एक स्कीम आती है, जहाँ पे कश्मीर माइग्रेंट्स को सपोर्ट करने के लिए स्कीम लेकर आई गई। प्लस कश्मीर वैली के अंदर सरकारी पोस्टिंग्स को क्रिएट किया गया, यानी सरकारी नौकरियाँ क्रिएट करी गई कश्मीर पंडितों के लिए। ज़्यादातर आपको टीचर्स देखने को मिलेंगे, काफ़ी पढ़े लिखे आपको देखने को मिलते थे कश्मीर पंडित। ज़्यादातर आपको टीचर्स एग्जैक्टली देखने को मिलेंगे, उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की तरह रखा गया, ठीक है ना। उनको यहाँ पर वो जो जॉब्स हैं वो प्रोवाइड करवाई गई। अब वो जो रह रहे हैं ना, वो हाई सिक्योरिटी एरियाज़ के अंदर रह रहे हैं, जहाँ पर एक हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई गई है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है उनकी जान को भी काफ़ी खतरा देखने को मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार से काम किया गया था एक्सोडस के बाद में, जब यहाँ पर कश्मीरी पंडितों को वापस से रिटर्न किया गया कश्मीर में, उसके बाद की बात है। लेकिन यहाँ पर अब क्या होता है ना, बोला ये गया है कि बहुत सारे ये तो कश्मीरी माइग्रेंट्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि पहुँचे हैं, बहुत सारे वहाँ के लोकल एरियाज़ आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ पर भी लोगों को एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जा रहा है, लोगों को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जा रही है। इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि अभी तक कोई ऐसा खतरा था नहीं पिछले अक्टूबर तक, लेकिन अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं पिछले अक्टूबर से, यानी लास्ट ईयर के 2021 के अक्टूबर से ही बहुत सारे पंडितों की एक तरीके से उनको मारने की बहुत सारी न्यूज़ देखने को मिली हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये प्रोटेक्शन है ये कम हो रहा है क्या। अब यहाँ पर हो ये रहा है कि पहली बात तो हम लोग यहाँ पर उनको वापस से रिटर्न कर रहे हैं, वापस से पहुँचा रहे हैं, और यही सिचुएशन वापस से आ रही है, उनको मारा जा रहा है, उनके अंदर फिर से वो जो डर बैठ रहा है, और वो जो डर बैठ रहा है ना उस चीज़ को लेकर, वो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो जो एक्सोडस है वापस से हम लोग को देखने को मिलता हुआ नज़र आ रहा है, वो चीज़ यहाँ पर ये मेंशन करती हैं। अब राइटर ने मेंशन किया कि देखो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आज के टाइम पर कश्मीरी पंडित फेस कर रहे हैं, और ये जो प्रॉब्लम उठी है ना वो बेसिकली एक रिलेशनशिप की वजह से उठी है। पंडित, वहाँ के कश्मीरी पंडित हो गए, और साथ ही साथ जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ है ना, इनके बीच में सही से रिलेशनशिप बैठा नहीं है, वहाँ पर कोई ट्रस्ट नहीं देखने को मिलेगा दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। अगर ये दो चीज़ें इस्टेब्लिश कर दिए जाएँ, ट्रस्ट को इस्टेब्लिश कर दिया जाए, इनके रिलेशनशिप्स को और ज़्यादा इस्टेब्लिश कर दिया जाए, इन दोनों कम्युनिटीज़ का इंगेजमेंट बढ़ा दिया जाए, तो शायद यहाँ पर ये प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है। ऐसा यहाँ पर राइटर का फोकस दिया गया है। अब राइटर यहाँ पे फोकस देती है इंपॉर्टेंस ऑफ डायलॉग के ऊपर, यानी कि जो बातचीत है ना उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है। ये बोलती हैं कि पिछले 20 सालों की अगर हम लोग बात करें, पिछले 20 सालों में ये जम्मू एंड कश्मीर में काम कर रही हैं सेंटर फॉर डायलॉग एंड रिकॉन्सिलिएटर के थ्रू, ये मैंने आपको बता दिया है। तो उन पिछले 20 सालों के अंदर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लर्न करी हैं, कैसे कैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। अब यहाँ पर ये बोलती हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं, वहाँ पे जो आपको लोग देखने को मिलेंगे, वहाँ की जो सिविल सोसाइटी देखने को मिलेगी, ज़रूरत है वहाँ पर कि एक इंगेजमेंट जो है उन सिविल सोसाइटी के बीच में इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आए। अब मेंशन किया रही यहाँ पर बात ये जाती है कि एक इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया, और वो इनिशिएटिव कौन सा था। देखो यहाँ पर राइटर ने बोला एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था वहाँ पर, जहाँ पे कश्मीरीज़ एक तरफ और मुस्लिम्स एक तरफ, दोनों को एक रूम में बैठाकर बातचीत करवाई गई, है ना। अब वो बातचीत यहाँ पर स्टार्ट होती है, उसको एक शो के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि उस एक्सोडस के बाद में जो एक तरीके से कश्मीर में जो यहाँ पे लोग आदमी रह रहे थे, है ना, फिर उसके बाद में यहाँ पर बहुत सारे जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ के आपको लोग देखने को मिलेंगे, क्योंकि मुस्लिम्स वहाँ पे मेजोरिटी में आपको देखने को मिलेंगे। तो इनके बीच में एक कन्वर्सेशन बैठाया गया, एक तरीके से बातचीत बैठाई गई, ताकि ये दोनों मिलकर आपस में बातचीत कर सकें। तो वो एक रूम में बैठाकर कन्वर्सेशन को मतलब करवाया गया दोनों के बीच में। इसको एक शो के नाम से भी जाना गया था, ठीक है ना, मतलब एक सीरीज़ के नाम से जाना गया था। 2010 के अंदर ये सीरीज़ चलाई गई थी। सीरीज़ का नाम था पंडित मुस्लिम डायलॉग सीरीज़। दिसंबर 2010 के अंदर यहाँ पर इस सीरीज़ को स्टार्ट किया गया था। अब इस सीरीज़ में बहुत सारी चीज़ें ना देखने को मिली हैं, जैसे मेंशन किया गया जो पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स हैं, दूसरे इंपॉर्टेंट पर्सनस हैं अलग अलग कम्युनिटीज़ के, उन्होंने पार्टिसिपेट किया इसके अंदर, यानी कश्मीरी पंडित ने पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे मुस्लिम्स जो आपको देखने को मिलेंगे उन्होंने पार्टिसिपेशन किया। अब पार्टिसिपेशन करने के बाद में
काफ़ी सारा डिस्कशन देखने को मिला, बहुत सारा इमोशनल चीज़ें और वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिली हैं। इन्होंने 1990 के इवेंट के ऊपर फोकस किया, यानी कि जब कश्मीरी पंडितों को वहाँ से हटाया जा रहा था कश्मीर से, तो उस चीज़ के ऊपर फोकस किया गया। वो जो कन्वर्सेशन है ना, वो काफ़ी बार इमोशनल हुआ, लेकिन इमोशनल होने के बावजूद भी हमने एक चीज़ ये देखी, कोई भी अपनी टेबल से नहीं उठा, ऐसा यहाँ पर उन्होंने बोला, कोई भी उठ के नहीं गया। ये ऐसे ही कन्वर्सेशन चलता रहा। फिर यहाँ पर तीसरी बार ऐसे कन्वर्सेशन हुआ, तो वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स ने क्या किया, अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस को शेयर किया। ईच कम्युनिटी, जो भी यहाँ पे दोनों कम्युनिटीज़ थे, उन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया। रोना वोना बहुत ज़्यादा हुआ, वहाँ पर इमोशनल हुआ, तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई। फिर उन्होंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ को आपस में शेयर किया, एक दूसरे की स्टोरीज़ को। जो ये कन्वर्सेशन है ना, ये बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा था, ये कहीं ना कहीं इन दोनों कम्युनिटीज़ को एक दूसरे की प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहा था। जो ये रिलेशनशिप है पंडित और कश्मीर के मुस्लिम्स के बीच में, वो बेसिकली यहाँ पर धीरे धीरे एस्टेब्लिश होता हुआ नज़र आ रहा था दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में। और बहुत सारे वर्ड का इस्तेमाल किया गया, हेट्रेड वर्ड का बार बार इस्तेमाल हुआ, बहुत सारे वर्ड का यूज़ हुआ, ऐसा यहाँ पर राइटर बोलती हैं, क्योंकि राइटर वहाँ पर चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही हैं बैठकर। अब ये बोलती हैं कि एक इशू आता है, एक मुद्दा आता है एपोलॉजी का, यानी कि क्षमा मांगने का। तो जो मुस्लिम पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्होंने फील ये किया, उनको महसूस ये हुआ कि जो पंडित हैं ना, इन्होंने यहाँ पर एक तरीके से इन्होंने स्ट्रगल किया है, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम्स ने भी बहुत सारा स्ट्रगल किया उस वैली के अंदर में, उस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो, यहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था। तो कश्मीरी मुस्लिम ने भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करी है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। अब प्रोटेस्ट वगैरह कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन जो प्रोटेस्ट है ना, वो यहाँ पर बोला गया, जो मुस्लिम्स ने प्रोटेस्ट किया है ना, वो क्यों किया है, मतलब मुस्लिम्स लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो क्यों कर रहे थे। उनका कहना यह है कि हम लोग किसी भी कम्युनिटी वगैरह के अगेंस्ट में नहीं है, हम लोग यहाँ पर जिस चीज़ के अगेंस्ट में हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ पावर, ऑपरेशंस, जिस प्रकार से यहाँ पर काम किया जा रहा है, जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, उस चीज़ के अगेंस्ट में है। तो यहाँ पे बोला गया। हालांकि यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो पंडित्स उन्होंने बोला कि हाँ देखो, मुस्लिम्स की भी जान गई है और पंडित्सों को भी मारा गया है। फिर दोनों यहाँ पर एक तरीके से मतलब दुखी होते हैं काफ़ी इन चीज़ों को लेकर, ऐसा राइटर बोलते हैं। फिर बात यहाँ पर आती है एपोलॉजी की, यानी कि क्षमा मांगने की, कि भाई क्षमा मांगनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब बात आती है क्षमा मांगने की ना, कि कश्मीरी पंडितों से क्षमा मांगो, तो कश्मीरी मुस्लिम यहाँ पर एक मुस्लिम उठता है, वो यहाँ पर मेंशन ये करते हैं कि देखो, हमने ये क्राइम किया ही नहीं है, हमने ही थोड़ा ना मारा है, तो हम लोग यहाँ पर क्षमा क्यों मांगे, है ना, कुछ इस प्रकार से बात हुई। लेकिन फिर दूसरे मुस्लिम जो पार्टिसिपेंट था, वो यहाँ पर उठा, उन्होंने बोला कि नहीं देखो, क्षमा मांगनी चाहिए, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि सिविल सोसाइटी नाम की भी एक चीज़ होती है। यहाँ पर जो फेलियर हुआ है वो है सिविल सोसाइटी इंगेजमेंट का। आपस में इंगेजमेंट नहीं हो पाया। उस समय अगर वो इंगेजमेंट हो जाता कश्मीरी पंडित और मुस्लिम्स के बीच में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये प्रॉब्लम ना आती, 110 ना देखने को मिलता, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी भी सपोर्ट कर रही होती कश्मीरी पंडितों को उस चीज़ के अंदर। लेकिन मुस्लिम ने यहाँ पर जो सपोर्ट है वो इतना दिखाया नहीं, ठीक है ना, वो चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई। फिर यहाँ पर बोला जाता है कि ये सिविल सोसाइटी फेलियर देखने को मिलेगा। अगर कोई स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन होती, कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती जो कि तुरंत स्टेप ले ली थी, तो कहीं ना कहीं एक्सोडस वहीं पे रुक सकता था। फिर यहाँ पर मुस्लिम्स ने यहाँ पर एश्योर किया, बोला कि देखो, अब कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने देंगे आने वाले टाइम पर, है ना, एटमॉस्फेयर को पूरी तरह से चेंज करेंगे। अब यही बात यहाँ पर आपस में होती है। फिर राइटर यहाँ पर मेंशन करती हैं कि वाकई में एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि एक अच्छा लीडरशिप नहीं था वहाँ पर। अच्छा लीडरशिप के बाद में यहाँ पर आप देखोगे एक सिविल सोसाइटी जो एंगेजमेंट है वो नहीं था। इस वर्ड को ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया राइटर ने। तो बेसिकली डिमांड यही है कि वहाँ पर सिविल सोसाइटी एंगेजमेंट को एस्टेब्लिश किया जाए, है ना। तो यहाँ पर डिमांड इस चीज़ की रखी जा रही है। अब राइटर ये बोलते हैं कि मैं इस चीज़ के बारे में क्यों लिख रही हूँ, मतलब इतने सालों बाद यहाँ पर इस चीज़ के बारे में क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है पिछले कुछ समय पर ये चीज़ें वापस से उभरती हुई नज़र आ रही हैं। तो हम लोग को ज़रूरत है एक अर्जेंट स्टेप उठाने की, और वो अर्जेंट स्टेप यही है कि सिविल सोसाइटी एंगेजमेंट किया जाए, है ना। ये जो सिविल सोसाइटी एंगेजमेंट है क्या करेगा, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, जो ट्रस्ट, जो विश्वास उसको रिस्टोर करेगा, जो इंटर कम्युनिटी बॉन्ड्स हैं उसको और ज़्यादा मजबूत करेगा, ठीक है ना। प्लस यहाँ पर जो पंडित्स हैं उनकी जो ड्रीम्स हैं उनको यहाँ पर जो उनका सपना है वापस से रिटर्न होने का, उस चीज़ को और ज़्यादा इस्टेब्लिश करेगा। तो वो बात यहाँ पर बताई गई है ताकि
मेंशन किया जाता है कि जो मुस्लिम्स हैं और जो कश्मीरी पंडित्स हैं वो एक दूसरे को यहाँ पर सपोर्ट करें इस एंगेजमेंट के थ्रू, एक ट्रस्ट को एस्टेब्लिश करें कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति आता भी है इनको परेशान करने के लिए, यहाँ पर कोई फूट डालने के लिए, तो उस चीज़ को यहाँ पर रोका जाए। ठीक है ना, तो वो चीज़ यहाँ पर राइटर के थ्रू मेंशन की गई। आई होप आपको ये भी बात अच्छे से क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। अगला एडिटोरियल बात करता है द टेडियस प्रोसेस ऑफ एडॉप्शन। इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, वैसे कल हमने इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ था। अब क्या है कॉन्टेक्स्ट, एक एक करके यहाँ पर समझते हुए चलेंगे। देखो बोला यहाँ पर जाता है, एक सेकंड को इसको जूम कर देता हूँ मैं। हाँ, देखो बोला ये जा रहा है कि भैया एडॉप्शन को लेकर अब भारत के अंदर क्या होता है, बच्चों को एडॉप्ट भी किया जाता है। उसी वाले एडॉप्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पिछले कुछ समय में एडॉप्शन को लेकर जो भी कानून हैं, जो भी रूल्स हैं, उसको कर दिया गया है चेंज। 1 सितंबर से जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स होंगे ना, इनके पास में पावर होगी, ये बेसिकली क्या करेंगे, एडॉप्शन को लेकर ऑर्डर देंगे। मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। अभी तक क्या हो रहा था, एडॉप्शन को लेकर जो ऑर्डर दिया जा रहा था वो बेसिकली कोर्ट्स के थ्रू दिया जा रहा था। लेकिन अभी जो 1 सितंबर की तारीख निकली है, 1 सितंबर के बाद से ये सारी पावर्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को दे दी गई हैं। कौन सी पावर, कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अब किसी भी एडॉप्शन का ऑर्डर देंगे। एडॉप्शन को लेकर जो ऑर्डर देने की पावर है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दी गई। ये एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, और वो जो बदलाव है इसकी वजह से लोग काफ़ी नाराज़ भी हैं। नाराज़ क्यों हैं, क्योंकि भैया कोर्ट के पास में पहले से ही बहुत सारे केसेस पेंडिंग थे। यानी कोर्ट के अंदर अगर हम लोग बात करें तो इस एडॉप्शन को लेकर लगभग 1000 से ज़्यादा केसेस पेंडिंग पड़े हुए थे, अधूरे पड़े हुए थे, है ना। अब कोर्ट ने क्या किया कि इस एडॉप्शन को लेकर जो ऑर्डर देने की पावर है वो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दी। लोग काफ़ी नाराज़ हुए। लोग नाराज़ क्यों हुए, उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताऊंगा। ये जो रूल्स यहाँ पे दोबारा से रिवाइज करें हैं ना, इसमें बोला गया कि जो पेरेंट्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, लॉयर्स हैं या दूसरी एडॉप्शन एजेंसीज़ हैं, ये यहाँ पर काफ़ी चिंतित हो गई। क्यों, क्योंकि कोर्ट के अंदर भाई पहले से सालों से केस चल रहा है, कुछ महीनों से, मतलब काफ़ी सारे महीने हो चुके हैं कोर्ट के अंदर वो केस चलते चलते। अब कोर्ट ने क्या किया, वो मामला सारा ट्रांसफ़र कर दिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि भैया अब वो आपका केस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देखेगा। तो लोगों का कहना यह है कि हमें दोबारा से बिल्कुल फ्रेश तरीके से केस को एस्टेब्लिश करना है, दोबारा फ्रेश तरीके से केस को दिखवाना है। तो यहाँ पर केस की शुरुआत, जो कि 6 से 7 महीने से केस चल रहा था, साल भर से चल रहा था कोर्ट के अंदर में, सोचा था अब रिजॉल्व हो जाएगा। अब उसकी दोबारा से फ्रेश तरीके से शुरुआत होगी, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर में आएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। और ये कोई केसेस, एक आध केसेस नहीं है कि हाँ चलो सॉल्व कर लिया जाएगा। 1000 से ज़्यादा केसेस हैं एडॉप्शन के हमारे पूरे देश के अंदर में। ये बात यहाँ पर आर्टिकल के अंदर मेंशन की जाती है। फिर उसके बाद में पूरा का पूरा एडॉप्शन का प्रोसेस बताया गया है कि एडॉप्शन कैसे कैसे किया जाता है, एडॉप्शन का प्रोसीजर भारत में क्या है, वो पूरा पैरा देखने को मिलेगा। यहाँ तक की कहानी तो मैंने आपको बता ही दी है कि क्या कंसर्न नज़र आता है। अब एडॉप्शन को लेकर जो प्रोसेस है, आओ उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वैसे कल हमने डिस्कशन किया था, लेकिन कम लोगों ने वीडियो देखा होगा, तो कोई बात नहीं, आज भी हम लोग यहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे। इंडिया के अंदर जब हम लोग बात करते हैं एडॉप्शन की, तो बेसिकली 2 कानून से यहाँ पे एडॉप्शन किया जाता है। 2 एक्ट है हमारे पास में, 2 लॉज हैं। एक है हामा, हामा का मतलब है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। दूसरा है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। ठीक है ना, तो ध्यान रखना 2 एक्ट हैं जिसके माध्यम से एडॉप्शन होता है। एक हामा हो गया और एक यहाँ पर जे एक्ट हो गया, जो कि हमारा जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो हिंदूज़ एडॉप्शन के थ्रू यहाँ पर जो हिंदू हैं वो यहाँ पर एडॉप्शन कर सकते हैं। बाकी जो जे एक्ट है इसके अंदर जो अदर कम्युनिटीज़ है वो यहाँ पर एडॉप्शन कर सकती हैं। गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे हिंदूज़, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, ये बेसिकली यहाँ पर लीगलाइज करे गए हैं बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। जे एक्ट तक यहाँ पर, उससे पहले यहाँ पर एक एक्ट हुआ करता था गार्जियन एंड वार्ड एक्ट, GWA, गार्जियन एंड वार्ड एक्ट 1980 का देखने को मिलेगा। ये इकलौता एक सा एक्ट है जो कि यहाँ पर नॉन हिंदू इंडिविजुअल्स को यहाँ पे पावर देता है कि वो भी यहाँ पे गार्जियन बन सकते हैं बच्चों के, अपनी कम्युनिटी के बच्चों से, मतलब अपनी कम्युनिटी के बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं, उसके गार्जियन बन सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो नॉन हिंदू इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए यहाँ पर GWA एक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, ये बात हो गई। फिर उसके बाद में बताया गया कि चाइल्ड एडॉप्शन को लेकर भारत में आज के टाइम पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। जैसे कि सबसे पहली प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि चाइल्ड एडॉप्शन के मामले में जो गैप है ना, वो एक बहुत बड़ा गैप है, जो कि खुद इस आर्टिकल में बताया गया है। जैसे मैं आपको आर्टिकल में दिखा देता हूँ कहाँ पर लिखा हुआ है वो गैप के बारे में।
एक सेकेंड रुको, जब मैंने पढ़ा था तो यहाँ पर इस चीज़ के बारे में मेंशन किया हुआ है। नाउ यहाँ पर आप लोग देख पाओगे वो चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है, ठीक है ना। देखोगे गैप क्या है, मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ। बोला ये गया है कि हमारे पास में एक पर्टिकुलर डेटा है, उस डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो बच्चे को अडॉप्ट करने के जो पेरेंट्स हैं, मतलब कि बच्चों को अडॉप्ट करने की चाहत जो रखने वाले माँ बाप हैं, जो पेरेंट्स हैं ना, उनकी संख्या ज़्यादा है। वो लगभग 29,000 से 31,000 के आसपास हैं। लेकिन कितने बच्चे अडॉप्शन के लिए अवेलेबल हैं? जब हम लोग बच्चे कितने अवेलेबल हैं उनकी बात करते हैं तो लगभग यहाँ पर 2200 से 2300 के आसपास बच्चे अवेलेबल हैं। मतलब बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए कितने पेरेंट्स रेडी हैं? 31,000 के आसपास। और लेकिन बच्चे कितने अवेलेबल हैं? 2,500 के आसपास। यहाँ पे मतलब आप 2,500 नहीं कह सकते, 2,000 या 2300 के आसपास। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिलेगा। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? रिटर्निंग चाइल्ड आफ्टर एडॉप्शन। यानी कि काफ़ी बार हमने केसेस देखा, इनफैक्ट साल 2017 से लेकर 2019 के बीच का गैप देखोगे ना, तो इन ईयर्स के बीच में हुआ ये कि बच्चों को जो एडॉप्शन किया गया था ना, उस बच्चे को वापस से रिटर्न कर दिया गया। यानी कि सपोज़ यहाँ पे बच्चे को अडॉप्ट किया गया, अडॉप्ट करने के बाद वापस से ला के रिटर्न कर दिया। ऐसा खुद यहाँ पर सारा ने मेंशन किया है, क्योंकि जब बच्चे को अडॉप्शन किया जाता है ना, तो आपको रजिस्टर करना पड़ता है सारा के अंदर में। सारा जो कि एक ऑनलाइन वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी जिसकी नाम है सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। अब यहाँ पर एक स्टैचुरी बॉडी है, स्टैचुरी बॉडी यानी एक पर्टिकुलर एक्ट के माध्यम से लेकर आई गई है, मिनिस्ट्री ऑफ वेमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर में आती है। इसका काम क्या है कि इंडियन चिल्ड्रंस जो भी बच्चों को एडॉप्शन करवाते हैं, तो बेसिकली उस एडॉप्शन को सक्सेसफुल कंडक्ट करने का काम सारा का ही है। इस डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो बहुत सारे बच्चों को पिछले 2-3 सालों में जो अडॉप्ट किया गया था उनको रिटर्न कर दिया गया है। अब रिटर्न के अंदर जब आप देखोगे तो ज़्यादातर बच्चियों को यानी गर्ल्स को रिटर्न किया गया है। उसके बाद में जो बच्चे हैं कुछ स्पेशल नीड्स के साथ में उनको रिटर्न किया गया है। यानी जो डिसेबल चिल्ड्रन आपको देखने को मिलेंगे उनको भी काफ़ी ज़्यादा रिटर्न किया गया है। तो ये बात यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये कुछ इश्यूज़ आपको कंट्री में देखने को मिलते हैं एडॉप्शन को लेकर। क्लियर हो गया? आई होप आपको यहाँ पर सारी बातें समझ में आ चुकी हैं कि क्या दिक्कत है, क्या एडॉप्शन को लेकर चेंजेस करे गए हैं और इस चेंजेस से क्या परेशानियाँ आ रही हैं। नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। अगला एडिटोरियल बात करता है इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। अरे बाप रे, आप लोग सोच रहे होगे ये तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम यानी MG नरेगा की तरह ही है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर एक कदम उठाया है राजस्थान की सरकार ने। तो इंदिरा गांधी अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है ना, ये राजस्थान के अंदर लेकर आई गई है। इसका ऑब्जेक्टिव वही है जैसा MG नरेगा का है। ऑब्जेक्टिव ये है कि जो पुअर लोग हैं उनको इकोनॉमिकली सपोर्ट करना, उनको साल में 100 दिन का काम प्रोवाइड करवाना, और 100 दिन का काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उस काम के बदले में उनको वेजेस यानी कि वो मजदूरी भी दी जाएगी। तो 100 डेज़ का आप कह सकते हो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाने की बात की जाती है, लेकिन इस स्कीम का नाम इंदिरा गांधी जी के ऊपर रखा गया है। ठीक है ना। मेंशन ही किया जाता है कि जिनकी भी उम्र 18 से लेकर 60 साल के बीच में है, जिनकी उम्र 18 से 60 साल के बीच में है, जो कि यहाँ पे अर्बन लोकल बॉडीज़ में रह रहे हैं, वो सब एलिजिबल हैं इसके अंदर रोज़गार प्राप्त करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए। ये जो इनिशिएटिव है ना, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है कांग्रेस सरकार को, क्योंकि यहाँ पर 2023 के अंदर स्टेट असेंबली इलेक्शन है। तो उस असेंबली इलेक्शन के अंदर एक सपोर्ट मिलेगा इस पर्टिकुलर स्कीम के माध्यम से कांग्रेस की सरकार को, ऐसा यहाँ पर आर्टिकल में बोला गया। फिर अब क्वेश्चन यह है कि सर एलिजिबल कौन कौन है। मैंने आपको बता दिया 18 से 60 साल के जो अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर हैं वो एलिजिबल देखने को मिलेंगे। बोला यह जा रहा है कि लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं ना, वो इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर रजिस्टर कर चुके हैं, और लगभग 2.25 लाख वेमेन को, मतलब या फिर मतलब जो 3.35 लाख जो 3.5 लाख लोग जो रजिस्टर हुए हैं ना, इसमें से 2.25 लाख लोगों को ऑलरेडी कार्ड इशू कर दिया गया है, जॉब कार्ड दे दिया गया है। अब इसके अंदर जो पैसा खर्चा जा रहा है वो लगभग 800 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्चे जा रहे हैं, जो कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत साहब के थ्रू यहाँ पर अनाउंस किया गया था। ठीक है ना, वो बात यहाँ बताई गई। अब बोला यह जा रहा है क्या क्या काम करवाया जाएगा, व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ टास्क। तो यहाँ पे काम देखोगे तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर काम किया जाएगा, प्लांटेशन करवाई जाएगी, ट्री प्लांटेशन होना, पार्क्स को बनाना, जो पार्क है उनको एस्टेब्लिश करना, फुटपाथ्स को बनाना, डिवाइडर्स को बनाना, प्लस यहाँ पर प्लांट्स को पानी प्रोवाइड करवाना। तो ये सारा काम है। वाटर कंजर्वेशन का यूज़ करना,
ठीक है ना, जो पॉन्ड्स हैं उनको इम्प्रूव करना, झील को इम्प्रूव करना, कंस्ट्रक्शन करना, रिपेयर करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनवाना, तो ये सारा काम रहने वाला है जो कि करा जाएगा इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत, ये यहाँ पर बोला जाता है। फिर एक और क्वेश्चन उठा, व्हाट विल बी द पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 2023 के अंदर स्टेट असेंबली इलेक्शन है, उस इलेक्शन के अंदर कांग्रेस की सरकार को बहुत फ़ायदा मिलेगा इस पर्टिकुलर स्कीम की मदद से। फिर क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है, क्या ऐसी और भी अलग अलग स्कीम्स हैं इसी प्रकार की जो कि दूसरे राज्यों में ऑपरेट हो रही हैं, दूसरे राज्यों में यहाँ पर हो रही हैं? तो हाँ, ऐसी आपको और भी स्कीम्स देखने को मिलेंगी, मेंशन किया जाता है। आप देखोगे ना, तो ये जो स्कीम है इसके अंदर जैसे कि नेशनल लेवल पर हमारी जो सरकार है वो स्कीम चलाती है एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, है ना, वैसे ही आपको ये देखने को मिल जाता है, ये वाली स्कीम इंदिरा गांधी जी के ऊपर रखी गई है। वैसे ही और भी अलग अलग स्कीम्स अलग अलग राज्यों में चलाई गई हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं तो आप देखोगे केरला के अंदर यहाँ पर स्कीम चलाई गई है जिसका नाम क्या है, अयंकली अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। फिर आपको ओडिशा के अंदर देखने को मिलेगी उन्नति, यानी अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव अंडर उन्नति। फिर उसके बाद में इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा झारखंड के अंदर मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना। तो ऐसी अलग अलग यहाँ पर स्कीम्स जो हैं वो चलाई जा रही हैं अलग अलग स्टेट्स के अंदर में, जहाँ पर ये लोग काम प्रोवाइड करवा रहे हैं और ख़ासकर 100 डेज़ का काम यहाँ पर सभी लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि बेसिकली एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाया सके इन पुअर पीपल को। क्लियर हो गया? तो ये कुछ बातें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अब उसके बाद आते हैं एक और एडिटोरियल की तरफ। तो यहाँ पर आज एडिटोरियल ढेर सारे आ गए हैं, 4 तो एडिटोरियल हम डिस्कस कर चुके हैं, 5वां एडिटोरियल आपको ये देखने को मिलेगा। ये एडिटोरियल बात करता है कोविड-19 को लेकर। तो आप सोच रहे होंगे कोविड-19 को लेकर तो आप डिस्कस करते नहीं हो। देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोज़ डोज के बारे में बात की जा रही है, यानी नेसाल वैक्सीन को डेवलप किया गया है, नाक में देने वाली वैक्सीन। अब वो जो वैक्सीन है ना वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और वो क्या कर सकती है, बहुत कम टाइम में जल्दी से एक ह्यूज पॉपुलेशन को कवर कर सकती है, उनको वैक्सीन प्रोवाइड करवा सकती है। तो उसके बारे में चर्चा की गई है। अब एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं एक पिक्चर लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, वो आपको ये वाला पिक्चर देखने को मिलेगा। नेसाल वैक्सीन्स आज सिल्वर बुलेट फॉर कोविड-19 यहाँ पर बोला जा रहा है। देखो यहाँ पर बोला गया कि अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग आप कह सकते हो कि 8 इंट्रानेसाल वैक्सीन्स आपको देखने को मिलेंगी। कितनी? 8 इंट्रानेसाल वैक्सीन्स देखने को मिल जाती हैं जो कि बेसिकली अंडर डेवलपमेंट है, जिसके ऊपर काम चल रहा है, जिनमें से अभी 2 वैक्सीन्स को रिसेंटली अप्रूवल मिल चुका है और 2 वैक्सीन्स को अप्रूवल मिला है, उसी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में आया है आर्टिकल। 2 वैक्सीन्स कौन कौन सी हैं? तो उन दोनों के नाम आपको ये ब्लू और रेड बॉक्स में देखने को मिलेगा। एक का नाम है कॉन्विडेशिया एयर, दूसरे का नाम है इनकोवैक। कॉन्विडेशिया एयर की बात करेंगे तो इसका प्रोड्यूसर है कैंसिनो बायोलॉजिक्स। जुलाई के अंदर आप देख पाओगे चाइनीज़ साइंटिस्ट ने कुछ प्री प्रिंट स्टडी को यहाँ पर पब्लिश किया था और इन्होंने मेंशन किया कि जो नेसल वैक्सीन्स हैं ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, यानी कि जो नॉर्मल बूस्टर होते हैं, नॉर्मल जो इंजेक्शन दिया जा रहा है वैक्सीन्स का, उससे कहीं गुना ज़्यादा अच्छी ये वाली वैक्सीन देखने को मिलेगी। 95.2% जो पीपल है ना उनके अंदर एंटीबॉडीज़ बहुत तेज़ी से डेवलप हुई हैं इस वैक्सीन को उनके नाक में देने के बाद में। ठीक है ना, ये वैक्सीन नाक में दी जाती है, नाक में डाली जाती है, आपको ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर की जा रहा है। ये इंट्रानेक्सल कोविड-19 वैक्सीन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये नोज़ में प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो ये बात हो गई। फिर उसके बाद में इनकोवैक वाला देखने को मिलेगा। इनकोवैक का जो प्रोड्यूसर है वो है भारत बायोटेक, हमारी खुद की कंपनी आपको देखने को मिलेगी। अब इसका डेवलपमेंट हम लोगों ने वायरोलॉजिक्स एंड वॉशिंगटन्स के पार्टनरशिप के साथ में किया है। इसका काम भी यहाँ पर यही है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन, जो आपके नोज़ में एक मेम्ब्रेन देखने को मिलता है ना, उसको डायरेक्टली यहाँ पर ये हिट करता है और इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, ये जो वैक्सीन है ये इन्फेक्शन को बॉडी के अंदर बढ़ने से रोक देता है, क्योंकि वो स्टार्टिंग पॉइंट है इन्फेक्शन का, वहीं से इन्फेक्शन स्टार्ट होता है, तो उस चीज़ को यहाँ पर रोकने का काम करता है ये। इंडिया के अंदर अगर हम लोग ओवरऑल वैक्सीन की अगर बात करें तो लगभग 2.14 बिलियन के आसपास जो टोटल शॉट्स है वो दे चुके हैं और 1.03 बिलियन जो लोग हैं वो आज के टाइम पर प्रॉपरली वैक्सीनेट हो चुके हैं, जिनको दोनों के दोनों डोज लग चुके हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे बोला जाता है कि इस वैक्सीन का एडवांटेजेस क्या क्या आपको देखने को मिलेंगे, क्या क्या फ़ायदे देखने को मिलेंगे। सबसे पहला एडवांटेज यहाँ पर क्या है कि बहुत अच्छी तरीके से हमारे लंग्स को प्रोटेक्शन दे सकता है। एक स्टडी ये बताती है कि वैक्सीन जो है ना, ये एक स्टडी की गई थी येल के थ्रू,
येल के साइंटिस्ट ने बताया कि अगर नाक में वैक्सीन डाली जाती है तो ये कहीं ना कहीं एंटीबॉडीज़ को बहुत तेज़ी से लंग्स तक पहुंचाती है, और वो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो कहीं ना कहीं आपके बॉडी को प्रोटेक्शन देंगे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कोई भी वायरस या कोई बैक्टीरिया है बॉडी के अंदर में, तो उसको मारने के लिए, उसको काटने के लिए आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होना ज़रूरी है, और एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने का ही काम करती है ये वैक्सीन। यहाँ पे आप देखोगे दूसरा एक एडवांटेज बताया जा रहा है, वो है मेक्स वायरल एंट्री डिफ़िकल्ट। मतलब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये जो वैक्सीन है क्या करेगी, डायरेक्टली यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए, म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए। क्योंकि जो कोरोना वायरस है ना वो आपके म्यूकस मेम्ब्रेन को डायरेक्टली हिट करता है। म्यूकस मेम्ब्रेन एक ऐसा मेम्ब्रेन है जो कि आपको नोज़ और थ्रोट में देखने को मिलेगा, तो यहीं से वायरस फैलता है। तो बेसिकली यहीं से वायरस फैलता है और यहीं पर वैक्सीन डायरेक्टली इम्पैक्ट डालेगी, तो इससे क्या होगा, वायरस जो है ना स्टार्टिंग में ही रुक जाएगा। तो ये इसका एक एडवांटेज देखने को मिलेगा। दूसरा, क्या कोई चैलेंज है, देखो चैलेंज वगैरह कोई बताया नहीं गया है, सब कुछ यहाँ पे अच्छे से इंप्लीमेंट हो सकता है अगर सही से काम किया गया तो वो बात बताई गई है। तो बेसिकली बोला गया ये कहीं ना कहीं एक गेम चेंजर नज़र आएगा आने वाले टाइम पर। क्लियर हो गया? आई होप आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। ये था हमारा आज का 5वां एडिटोरियल। अब जैसे मैंने आप लोगों से बोला था, छोटे छोटे कुछ आर्टिकल्स हैं उनको भी कवर कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं वन लाइनर वाले। जैसे एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पर कुछ खास बातें नहीं हैं। मेंशन किया गया है कि भारत ने कुछ ऑब्जेक्शन दिखाया है यूएस के प्रति। देखो रिसेंटली क्या होता है ना, यूएस एक अनाउंसमेंट करता है, और वो अनाउंसमेंट क्या था, वो अनाउंसमेंट ये था कि यूएस $450 मिलियन का सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा पाकिस्तान के F-60 जो फाइटर प्लेन्स हैं उनको। अब जो ये F-16 आपको देखने को मिलेंगे फाइटर जेट, इनको वापस, मतलब ये बेसिकली यहाँ पर इनको ठीक कराया जाएगा, इनको वापस से नया किया जाएगा क्योंकि काफ़ी पुराने हो चुके हैं, तो इनमें नए सॉफ्टवेयर्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं। तो ये बोला गया। अब इंडिया जो है इसके प्रति एक कंसर्न दिखाता है। जैसे यहाँ पे यूएस का ये अनाउंसमेंट आता है ना, भारत चिंतित में हो जाता है, क्योंकि यूएस ने बोला यह है कि पाकिस्तान के लिए हम लोग ये इसलिए कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान अपने यहाँ आतंकवाद से लड़ सके। वाह, ये क्या बात है, पाकिस्तान अपने यहाँ आतंकवाद से लड़ सके उसके लिए यहाँ पर ये दे रहे हैं। जबकि पाकिस्तान कभी भी अपने यहाँ पर टेररिज्म के अगेंस्ट में यूज़ नहीं करने वाला है, ये यहाँ पर इंडिया के अगेंस्ट में यूज़ करेगा, क्योंकि पहले भी ये इस्तेमाल कर चुका है ना। तो वो यहाँ पर मेंशन किया गया, तो इंडिया के लिए कंसर्न पैदा होता है। तो इंडिया यूएसए से बोलता है कि देखो इंडिया की सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखो ना, उसके हिसाब से कोई कदम उठाओ। आपने क्यों यहाँ पर ये जो पैकेज है वो अनाउंस किया है, क्यों यहाँ पे आप लोग यहाँ पर उनके जो फाइटर प्लेट्स हैं उनको रिफिट कर रहे हो, वापस यहाँ पर कुछ बदलाव कर रहे हो उसके अंदर में। तो इस चीज़ को लेकर कंसर्न दिखाया गया। तो उसके बदले में जो डोनाल्ड लू है ना, ये यूएस के आज के टाइम पर असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट देखने को मिलेंगे। इनका कहना यह है कि हम लोगों ने बहुत सारी चिंता सुन ली है इंडिया की सरकार के साइड से। अब मैं यहाँ पर बोलता ये हूँ, बिल्कुल क्लियरली एक बात ये बोलता हूँ, देखो ये सेफ्टी मेंटेनेंस प्रोग्राम है, यहाँ पर कोई भी नया एयरक्राफ्ट नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे बस खाली कुछ चीज़ें इंस्टॉल कर रहे हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, और कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पर मेंशन की जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है। छोटी सी बात यहाँ पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है फूड प्राइसेस में अफेक्ट अगस्त इन्फ्लेशन। देखो यहाँ पर जो रिटेल इन्फ्लेशन है ना, ये बेसिकली आपको फर्स्ट क्वार्टर में 7.28% के आसपास देखने को मिला था। अभी बीच में जुलाई के समय पर यह इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन बोला गया है कि जो फूड प्राइसेस हैं, जो खाने पीने का जो सामान है उसका जो दाम है, इसकी वजह से अगस्त के महीने का जो इन्फ्लेशन है उसका डेटा आने वाला है। और आरबीआई एक्सपेक्ट ये करता है कि इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ नजर आएगा। 7.1% के आसपास का इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा जुलाई के मंथ में, जुलाई टू सितंबर के मंथ में, ठीक है ना। तो वो बात नहीं बताई जा रही है, कुछ अलग से बात नहीं है। क्या किया जाएगा उसके बारे में चिंता की जा रही है, क्या किया जाएगा इसको मत पढ़ा करो, जो हो चुका है उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा जोर दिया करो। ये आर्टिकल्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी डिटेल में। उसके बाद आपको पता है मंडे है, मंडे में बिजनेस सेक्शन नहीं आता है। मंडे में बिजनेस सेक्शन के अलावा मनी वाइज का पेज आता है जो कि आप लोग को स्किप करना होता है। बाकी वर्ल्ड सेक्शन पर बात करें तो आज दुनियादारी में क्या चल रहा है, दुनियादारी के मामले में एक लौता इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखने को मिलेगा, वो यहाँ पर ये है। तो अभी यूएसए ने 9/11 अटैक की 21st एनिवर्सरी को मार्क किया है, 21st एनिवर्सरी को ऑब्जर्व किया है, क्योंकि आपको पता है 9/11 अटैक के बारे में, जो कि बेसिकली हुआ था 11 सितंबर में। 11 सितंबर 2001 में यहाँ पर ये अटैक किया गया था। प्लेन हाईजैक करने के बाद में आप कह सकते हो कि एक तरीके से जो बिल्डिंग्स हैं, जो एक तरीके से अमेरिका के अंदर ट्विन टावर्स से जो बिल्डिंग्स थी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था इस प्लेन के माध्यम से, जिसके बाद काफ़ी बवाल में मचा था। अमेरिका अफ़गानिस्तान में पहुंच गया था, अफ़गानिस्तान से पिछले साल अभी निकला है। तो ये सब कुछ हुआ है 9/11 अटैक के तहत। तो वो 9/11 अटैक के बारे में यहाँ पर
चर्चा की गई है कि 9/11 अटैक को लेकर अभी 21st एनिवर्सरी को ऑब्जर्व किया गया है यूएस के थ्रू, ठीक है ना। ये बात हो गई। तो ये कुछ आर्टिकल्स थे। उसके बाद में एक छोटा सा आर्टिकल और मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, वो स्टार्टिंग में है। वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये है यूक्रेन मेक्स रैपिड गेन्स इन रशिया हेल्ड टेरिटरी। यूक्रेन ने बहुत सारा गेन किया है, प्लस यहाँ पर जेलेंस्की बोलते हैं कि इस विंटर के अंदर एक टर्निंग पॉइंट होने वाला है। यूक्रेन बहुत सारे एरियाज़ जो हैं वो वापस से लेने वाला है। यूक्रेन आगे बढ़ रहा है, बहुत सारे एरिया जो कि रशिया कब्जा चुका था उसको वापस से ले चुका है, ऐसा भी यहाँ पर जेलेंस्की का एक स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। ठीक बात हो गई। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में देखने को मिल जाती हैं। अच्छा, आज की वोकैब्स को डिस्कस करना भूल गए हैं, एक बार देख लेते हैं। वोकैबलरी को बार बार आगे पीछे होना पड़ रहा है। आज के वोकैब में सबसे पहला वोकैब आता है कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक या फिर नॉर्मल। दूसरा आता है अनरिलेंटिंग मतलब होता है निरंतर या कंटिन्यूअल। उसके बाद में स्लाइटली मतलब थोड़ा या अबिट कह सकते हो। फिर वेंडलाइज मतलब उपद्रव मचाना या डिस्ट्रॉय करना, तोड़फोड़ करना। फिर आता है वेतरन मतलब अनुभवी या ओल्ड हैंड या एक्सपीरियंस्ड मैन आप लोग कह सकते हो, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आज के इंपॉर्टेंट वोकैब्स हैं जिसका आप लोग यहाँ पर उपयोग कर सकते हो। उसके साथ साथ हम लोग आज क्या जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन था उसका आंसर भी देखते हैं। आपको मैंने काफ़ी बार मल्टीपल टाइम्स पढ़ा रखा है WTI के बारे में, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। WTI अक्सर न्यूज़ में देखने को मिलता है। ये क्या है, किस चीज़ को रेफ़र करता है, तो ये बेसिकली कच्चे तेल को रेफ़र करता है, क्रूड ऑयल को रेफ़र करता है। तो क्रूड ऑयल यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है WTI के मामले में, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर यूएस से निकाला जाता है, टेक्सास आपको नाम देखने को मिलेगा तो यूएस की ऑयल फील्ड से निकाला जाता है, खासकर टेक्सास, लुइसियाना और नॉर्थ डकोटा से इस वाले तेल को हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। एक लाइट क्रूड होता है, एक होता है ब्रेंट क्रूड, आपको पता होगा। तो ब्रेंट क्रूड के मामले में WTI थोड़ा सा हल्का देखने को मिलता है। नाउ इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।